हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त रवीना राय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रवीना राय क्लासेज में। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर सैलरी। सैलरी में जो सेक्शंस होते हैं आपके वो होते हैं सेक्शन 15 से सेक्शन 70। तो हमें जो यहाँ पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं सेक्शन 15 टू सेक्शन 70। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो अब ये सारे के सारे सेक्शन हम एक क्लास में तो पढ़ नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे अपने एक एक सेक्शन दो सेक्शंस को लेके चलेंगे, जिससे हम इजीली इन सारी क्लासेस को कर पाए। तो सबसे पहले आता है कि सैलरी होती क्या है, सैलरी के अंदर क्या क्या। तो सबसे पहले आपका सैलरी के अंदर आता है कि आपकी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप होनी चाहिए। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। इसके बाद सेकंड हमारा आता है कि हमारी अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट आपकी पार्ट टाइम है या फिर आपकी फुल टाइम है, एम्प्लॉयमेंट की जो भी आपको पेमेंट की जा रही है वो सैलरी आपकी सैलरी मानी जाएगी। तो इसमें ये नहीं है कि अगर आप पार्ट टाइम कोई काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी वही मानी जाए। इसके अलावा आपकी आती है फोरगोन सैलरी। फोरगोन सैलरी, जो आपकी फोरगोन सैलरी, इसका मतलब वो सैलरी जो आपने छोड़ दी है वो भी आपकी सैलरी के अंदर काउंट होगी। इसके अलावा आपका आएगा सैलरी पेड टैक्स फ्री। सैलरी पेड टैक्स, ये भी हमारी सैलरी होगी। इसके अलावा और क्या आएगा, इसके अलावा हमारा आएगा प्लेस ऑफ एक्रूअल सैलरी, ये भी हमारी सैलरी। इसके अलावा अगर आपने कोई अपनी सैलरी सरेंडर की है, क्या की है, अगर आपने कोई सैलरी सरेंडर की है तो वो सैलरी भी आपकी सैलरी मानी जाए। तो ये तो बात हुई हमारी सैलरी की, हमारी सैलरी होती क्या है। अब हम बात करते हैं अपने सेक्शन 15 की। तो सेक्शन 15 क्या कहता है, सेक्शन 15 क्या कहता है, बहुत ही इजी सिंपल सा एक सेक्शन है, कुछ भी नहीं है सेक्शन के अंदर। ये सेक्शन सिर्फ इतनी सी बात करता है कि अगर आपकी सैलरी चाहे वो ड्यू हो चाहे वो पेड हो, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, तो जो भी आपकी पहले होगी वो मानी जाए। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी ड्यू है और वो टैक्सेबल सैलरी में आपने इंक्लूड कर ली है बट वो अभी तक पे नहीं हुई है, आपकी सैलरी क्या थी, ड्यू थी, आपने इसको इंक्लूड कर लिया बट ये अभी तक पे नहीं हुई है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो सैलरी आप एक बार ले चुके हैं, ये जो आपने सैलरी यहाँ पर इंक्लूड कर ली है, ये सैलरी ही आपकी सैलरी मानी जाएगी और आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको इंक्लूड नहीं करें। अब सैलरी जो है हमारी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली अगर मैं बात करूँ आपकी सैलरी, तो वो होती है आपकी बेसिक सैलरी, जो नॉर्मली आपको पे की जाती है। इसके अलावा आपके अलाउंसेस, जिनको हम कहते हैं भत्ते, और लास्ट हैं हमारे पर्क्स, जिनको हम बोलते हैं परक्यूसाइट्स। ये 3 तरह से हमारी सैलरी होती है। अब जो हमारा बेसिक सैलरी है, इस बेसिक सैलरी के अंदर आपके जितने भी रिटायरमेंट के बेनिफिट हैं, क्या हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो हैं ये आपके आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपनी अलाउंसेस पेड, अलाउंसेस पेड, चाहे अब ये पे आपका कैश में हो या फिर आपका अदर काइंड में हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ये भी आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा। इसके अलावा लास्ट आपका आता है पर्क्यूसाइड्स। अब पर्क्यूसाइड्स क्या होते हैं, ये जो मोस्टली आपको मिलेंगे ये मिलेंगे इन काइंड। तो ये जो पे होंगे ये किस में होंगे, इन काइंड। पर्क्यूसाइड्स का मतलब होता है अदर बेनिफिट्स, इसका मतलब वो चीज़ें जो आपको अदर देन सैलरी मिले। तो ये हमारा नॉर्मली आपका सैलरी की एक छोटी सी थ्योरी। इसके बाद एक और छोटी सी टर्म है जिसको हम बोलते हैं ग्रेड पे।
ग्रेड पे। जो ये आपका ग्रेड पे है, ये होता क्या है? ग्रेड पे का मतलब है, जैसे सपोज करिए आपकी जो जॉब है वो लगी 2000 रुपये पर मंथ। अब ये हर साल 500 रुपीज़ बढ़ेगी और ये तब तक बढ़ेगी जब तक आपकी सैलरी 6000 नहीं हो जाती। तो ये जो इंक्रीमेंट इस तरीके से होगा, इसको हम बोलते हैं ग्रेड पे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अलाउंसेस के बारे में। तो इस सेक्शन को यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। देन हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो होने वाले हैं अलाउंसेस। अब जो आपके अलाउंसेस हैं, ये जो आपके अलाउंसेस हैं, ये भी आपके 3 पार्ट्स में होंगे। कैसे? पहले जो आपके अलाउंसेस होंगे वो हो सकते हैं फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। सेकंड जो आपके अलाउंस होते हैं वो होते हैं आपके पार्टली टैक्सेबल, कि इनका कुछ हिस्सा टैक्सेबल होगा और कुछ हिस्सा इनका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी इनमें देना नहीं पड़ेगा। और लास्ट होते हैं आपके फुल्ली एग्जेम्प्ट। इसका मतलब आपको इसमें से कोई भी पार्ट टैक्सेबल नहीं हो। अब अगर हम बात करें फुल्ली टैक्सेबल की, तो फुल्ली टैक्सेबल में ऐसे कौन कौन से अलाउंसेस हो सकते हैं? क्या आप गेस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी तक आपने रीड नहीं किया है। तो इसके अंदर आपका आ जाता है डीए, डियरनेस अलाउंस, जिसको आपने सुना होगा महंगाई भत्ता। इसके अलावा आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसके अलावा आपका आ जाएगा ओवर टाइम अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। इस तरीके से काफ़ी सारे होते हैं। ये हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। देन आती है पार्टली टैक्सेबल की, ऐसे कौन से होंगे जो हमारे कुछ पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा और कुछ पार्ट हमारा नॉन टैक्सेबल रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, इसको हम अभी पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है स्पेशल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस। लास्ट आता है आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट। अब आप इतना सा याद रखिए कि जितने भी जजेस हैं, जितने भी जजेस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के, इन सभी के लिए जितने भी अलाउंसेस दिए जाते हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा आपका हेल्पर अलाउंस, ये भी आपका एग्जेम्प्ट है। ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आपको टूर के लिए दिया गया है, किसके लिए? टूर के लिए, तो ये भी आपका क्या होगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। तो ये कुछ अलाउंसेस हैं जो आपके टैक्सेबल होते हैं और एग्जेम्प्ट भी होते हैं। अब हमारा टॉपिक है HRA, जिसको मैंने कहा था कि मैं अभी इसको पढ़ाऊंगा आपको। तो हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस होता है कि जब आप किसी घर में रहते हैं रेंट के ऊपर और आप उस घर का रेंट पे करते हैं, तो उसके लिए आपको जो कंपनी है या गवर्नमेंट में अगर आप हैं तो उसके लिए आपको अलाउंसेस पे किए जाते हैं, आपको अलग से पेमेंट की जाती है। तो अगर हम हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो इसके लिए जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी? सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी कंप्यूटेड सैलरी, कंप्यूटेड सैलरी। अब ये कंप्यूटेड सैलरी कैसे निकलेगी? तो इसके लिए आपको क्या क्या लेना होगा? सबसे पहले आपको लेना होगा बेसिक सैलरी। क्या लेनी पड़ेगी? बेसिक सैलरी। जब आप बेसिक सैलरी ले लेंगे देन इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे डीए, जो कि आपका अंडर द टर्म्स होना चाहिए। अंडर द टर्म्स का मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन में गिवन होगा डीए, उसके साथ में एक कंडीशन लगी होगी, जैसे 60% डीए जो है आपका वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, तो ये अंडर द टर्म्स हो गया। इसके साथ में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस जुड़ी हुई होंगी। इसके अलावा आपका थर्ड आता है कमीशन ऑन सेल, ये भी आपको इसी के अंदर इंक्लूड करना है, कमीशन ऑन सेल। इन तीनों को आप जोड़ देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी? ये कंप्यूटेड सैलरी बन जाएगी। अब आती है बात कि हमारी एग्जेम्प्टेड वैल्यू क्या हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी एग्जेम्प्टेड वैल्यू भी निकालनी होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एक छोटी सी वर्किंग है, इसको आप नोट डाउन करिए साथ साथ। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। अब इसमें आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, A, B और C। ये आपको 3 पॉइंट इसमें
लिखने हैं साथ साथ। तो आपका ए पॉइंट क्या रहने वाला है? आपका ए पॉइंट होगा एक्चुअल HRA रिसीव्ड। जो आपको HRA रिसीव हो रहा होगा क्वेश्चन में, वो आपका एक्चुअल HRA रिसीव है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आएगा आपका रेंट पेड। जो भी आप रेंट पे कर रहे होगे वो अमाउंट माइनस 10% ऑफ कंप्यूटेड सैलरी। और लास्ट आता है आपका 40% ऑफ कंप्यूटेड सैलरी इन केस ऑफ अदर सिटीज और 50% ऑफ कंप्यूटेड सैलरी इन केस ऑफ मेट्रो सिटी। अब आप कहेंगे मेट्रो सिटी कौन कौन सी है हमारी? तो मेट्रो सिटी में अगर हम बात करें तो 4 सिटीज आती हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये हमारी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। इन सिटीज के बाहर अगर ये हैं तो 50% आपको लेना है और ये नहीं है तो 40% आपको लेना है। आप इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे। करने के बाद जो आपका लास्ट आएगा, अब हमारा टैक्सेबल HRA क्या होगा? टैक्सेबल HRA क्या होगा? तो इसमें क्या लिखेंगे? जो हमें HRA रिसीव हुआ था वो HRA रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। चलिए नीचे लिख लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं, एग्जेम्प्टेड HRA। अभी आपको एग्जेम्प्टेड HRA कहाँ पे मिलेगा? इन तीनों में से जो भी छोटा होगा, ए कंडीशन, बी कंडीशन और सी कंडीशन में इन तीनों में से जो भी छोटा होगा, या तो ये छोटा हो सकता है या ये सेकंड वाला छोटा हो सकता है या फिर ये थर्ड वाला। इसमें से जो भी वैल्यू छोटी होगी उसको हम क्या मानेंगे? अपनी एग्जेम्प्टेड वैल्यू मानेंगे और उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। जैसे ही आप इसके यहाँ पे पुट करेंगे, एक्चुअल HRA रिसीव आपको यहाँ पे मिला था, ये आपका यहाँ आ जाएगा HRA रिसीव में, और देन आपकी ये कैलकुलेशन निकल जाएगी और जो भी निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा। वो है सबसेक्शन 14, सेक्शन 10 का सबसेक्शन 14, जिसके अंदर आते हैं आपके स्पेशल अलाउंसेस। अब स्पेशल अलाउंसेस जो हैं वो आपके 2 तरीके के होते हैं। पहले वो अलाउंसेस जो आपको परफॉर्मेंस करते वक्त दिए जाते हैं। परफॉर्मेंस करते वक्त का मतलब क्या है कि जब आप कोई जॉब कर रहे हैं उस टाइम पे जो आपको अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, वो अलाउंसेस आपके स्पेशल अलाउंसेस कहलाते हैं। तो आप जितना खर्च करेंगे उतना आपको वहाँ पर अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका अलाउंसेस टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? आपके ऐसे खर्चे जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए दिए जा रहे हैं, उन अलाउंसेस को हम क्या कहते हैं? पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करने वाले अलाउंसेस। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे स्पेशल अलाउंस हैं उसमें वो ऐसे कौन से खर्चे हैं जो ऑफिस ड्यूटी करते हुए ही हमें अलाउ होंगे। तो सबसे पहला आपका आता है ट्रैवलिंग अलाउंस। अगर आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं उसके लिए अलाउंस मिलता है तो वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ पे जो आपको अलाउंस मिलेगा, जितना भी अलाउंस वहाँ पर मतलब आपका खर्चा होगा, वो सारा का सारा खर्चा आपका एज अ अलाउंस आपको अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका डेली अलाउंस। डेली अलाउंस का मतलब क्या है कि जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं, आप जो अपनी जेब से कर रहे हैं, वो पैसा आपको जो मिलेगा वो भी अलाउंसेस आपके यहाँ क्लेम आप कर सकते हैं। इसी तरीके से कन्वेंस अलाउंस होता है, हेल्पर अलाउंस होता है, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस होता है, यूनिफॉर्म अलाउंस होता है। तो ये जितने भी अलाउंसेस हैं, जितना भी आप खर्चा करेंगे उतना ही आपको अलाउ हो जाएगा। जैसे यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें, आपकी यूनिफॉर्म 5000 रुपीज़ में बनी है तो आपको 5000 के 5000 ही एज अ अलाउंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कुछ ऐसे अलाउंसेस जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस को मिट आउट करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस हैं जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस के अंदर इनके पॉइंट्स आते हैं, तो इनको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के देता रहूँ। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, जो कि हिली एरिया के लिए मिलता है।
अगर कोई आपकी स्पेसिफाइड प्लेस है, अब स्पेसिफाइड प्लेस में क्या क्या आता है, जैसे मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, तो ये आपके स्पेसिफाइड प्लेसेस के अंदर आते हैं। यहाँ आपको 800 पर मंथ के अलाउंसेस अलाउ हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका सियाचिन एरिया, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। वहाँ पर आपको 7000 पर मंथ का अलाउंस मिल जाएगा। और बाकी अगर कोई 1000 मीटर से ऊपर के एरियाज हैं, इन स्पेसिफाइड एरियाज को छोड़ के, तो वहाँ आपको 300 पर मंथ के अलाउंसेस अलाउ हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं वो अलाउंसेस जो बॉर्डर एरिया, रिमोट लोकेलिटी और डिस्टर्ब्ड एरिया, जो कि आपके जैसे माओवादी एरियाज हैं या बॉर्डर के आसपास के एरियाज हैं जहाँ पर आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर आपको 200 से लेके 1300 पर मंथ तक की अमाउंट एग्जाम्प्ट होगी। वहाँ आपको इतना अलाउंस मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एरियाज या एजेंसी एरियाज। अब इनके अंदर कौन कौन सी स्टेट आती हैं? आपकी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये सारी स्टेट्स आपके ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया और एजेंसी एरियाज के अंदर आती हैं। यहाँ पर आपको 200 पर मंथ के हिसाब से अलाउंसेस अलाउ होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अंदर आपका क्या होगा? अगर कोई जना ब्लाइंड है, डीफ है, डम्ब है या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, तो आपको 3200 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर अलाउंसेस अलाउ हो जाएंगे। बट अगर कोई ऐसा जना है जो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर ही काम करता है, तो उसको 2 तरीके से अलाउंसेस यहाँ पर मिलते हैं। मतलब आपको वहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। 70% ऑफ सच अलाउंस, जो भी अलाउंसेस दिए जा रहे होंगे उसका 70%, या फिर 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस। अब इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का सारा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो आपको अलाउंसेस मिलेंगे वो 70% या 10,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। यहाँ पर आपको 100 पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से अलाउंसेस अलाउ होते हैं, और मैक्सिमम आप 2 बच्चों के लिए ही, 2 चिल्ड्रंस के लिए आपको ये अलाउंसेस मिलेंगे। वहाँ तक का ही एग्जेम्प्ट है, उसके बाकी सारा टैक्सेबल हो जाएगा। हॉस्टल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन, हॉस्टल अलाउंस ये आपको 300 पर मंथ पर चाइल्ड मिलेगा, और यहाँ पर भी लिमिट वही है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड विल बी एग्जेम्प्टेड, बाकी आपका सारा टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आते हैं आपके कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। ये आपको 2600 पर मंथ आपका एग्जेम्प्ट होगा, बाकी सारा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। कंपेंसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, ये आपका 1000 पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा, बाकी सारा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, जो कि स्पेशल अलाउंस की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है, ये आपका 3900 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है, बाकी उसके बाद ये सारा का सारा टैक्सेबल हो। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका अंडरग्राउंड अलाउंस, जो कि आपका 800 पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है, बाकी इसके बाद सारा टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट आता है आपका हाई एल्टीट्यूड एरियाज। हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस जो होते हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ आर्म फोर्सेस को मिलते हैं, इसके अलावा किसी को भी ये जो आपके अलाउंसेस हैं ये अलाउ नहीं होते। इसमें 2 कैटेगरीज आती है। पहली है एल्टीट्यूड ऑफ 9000 टू 15,000 फीट। अगर 9000 से लेके 15,000 तक की ऊंचाई है, ग्राउंड लेवल जो आपका सी लेवल होता है, वहां से ये ऊंचाइयां नापी जाती हैं। तो अगर किसी भी हाई एल्टीट्यूड एरिया की जो ऊंचाई है वो 9000 से 15,000 फीट तक है, तो 1060 पर मंथ आपका एग्जेम्प्ट है, बाकी सारा टैक्सेबल है। और अगर आपका जो एल्टीट्यूड है वो 15,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा है, तो आपको 1600 पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा, बाकी सारा का सारा अलाउंस टैक्सेबल हो जाए। इसके अलावा आपके आते हैं स्पेशल कंपेंसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, जो कि आर्म फोर्सेस को ही मिलते हैं। मतलब ऐसा एरिया जहां पर माइंस वगैरह हो सकती हैं, जहां पर बहुत ही रिस्की एरिया जिसको कहा जाता है, तो वहाँ पर हमारे जो जवान हैं, जो आर्म फोर्सेस हैं, उनको 4200 पर मंथ के हिसाब से अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो कि एग्जेम्प्ट है। इसके बाद के अगर कोई अलाउंस दिया जा रहा है तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। और लास्ट इसमें आता है आपका आइलैंड ड्यूटी एरिया, जो कि जैसे अंडमान निकोबार हमारा आइलैंड है, वहाँ पर किसी की अगर ड्यूटी लगती है तो 3250, इसका मतलब 3250 रुपये तक का जो आपका अलाउंस है वो एग्जेम्प्ट है। अगर इससे ज़्यादा वहाँ पर पे किया जाएगा तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। स्टार्ट करने वाले हैं अपना पर्क्यूसाइड्स, जो कि है हमारा सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पर्क्यूसाइड्स होते क्या हैं। पर्क्यूसाइड्स का मतलब होता है आपका बेनिफिट्स, वो बेनिफिट्स जो आपको सैलरी के साथ में मिलेंगे।
परक्यूसाइट आपके कैश में भी हो सकते हैं और आपके काइंड में भी हो सकते हैं। इसका मतलब अदर देन आपका कैश भी हो सकते हैं। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो परक्यूसाइट्स के अंदर आ सकती हैं? तो परक्यूसाइट्स जो है आपके, पहली चीज़ तो टैक्सेबल होते हैं और सैलरी के हेड के अंदर आते हैं। और इनके लिए जो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है वो है कि आपको जो परक्यूसाइट्स है वो एम्प्लॉयर से आपको मिलना चाहिए। आपकी एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही ये आपको मिलना चाहिए। डायरेक्टली आपकी सर्विस के ऊपर ये डिपेंड होना चाहिए। जो आपका बेनिफिट है, जो परक्यूसाइट्स मिल रहे हैं, वो एडवांटेज देना चाहिए उसको, एम्प्लॉय को, मतलब एम्प्लॉय को उससे फायदा हो। उन्हीं चीज़ों को हम क्या कहेंगे? परक्यूसाइट्स कहेंगे। तो ये हमारी कुछ बातें थी जो हमें ध्यान में रखनी है। अब अगर हम बात करें परक्यूसाइट जो है वो किस टाइप के होते हैं, तो परक्यूसाइट आपके 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं फुल्ली टैक्सेबल, सेकंड होते हैं आपके पार्टली टैक्सेबल, और लास्ट होते हैं फुल्ली एग्जेम्प्ट, जहां आपको कुछ भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं आपको एक छोटी सी टेबल बता देता हूं ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं। पार्टी टैक्सेबल और फुल्ली टैक्सेबल, इनको हम बाद में बाइफिकेट कर लेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या टैक्सेबल होंगे और क्या टैक्स फ्री होंगे। अगर मैं टैक्सेबल परक्यूसाइट्स की बात करूं तो इसमें आपके आते हैं रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, रेंट फ्री हाउस जिसको हम बोलते हैं, इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन्स, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स बाय एम्प्लॉय या एनी मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, प्रोविजन ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, प्रोविजन ऑफ फ्री कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, क्लब एक्सपेंडिचर, हेल्थ क्लब, स्पोर्ट सिमिलर एक्टिविटीज, स्वेट इक्विटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी टैक्सेबल होती हैं परक्यूसाइट्स के अंदर। अब वहीं अगर हम बात करें अपनी टैक्स फ्री परक्यूसाइट्स की, तो ये सभी केसेस में, चाहे कोई भी केस क्यों ना हो, ये टैक्स फ्री ही रहेंगे। जैसे आपकी मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको मिलती है तो टैक्स फ्री रहेगी। रिफ्रेशमेंट जो आपको मिलती है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट वो आपकी टैक्स फ्री रहेगी। सब्सिडाइज लंच और डिनर ये टैक्स फ्री होता है। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, टेलीफोन फैसिलिटी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, रिफ्रेशर कोर्स, फ्री राशन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, रेंट फ्री हाउस या कन्वेंस, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एनुअल प्रीमियम, ये सब चीज़ें आपकी टैक्स फ्री होती हैं। हमारा टॉपिक रहेगा रेंट फ्री हाउस। सबसे पहले बात आती है रेंट फ्री हाउस होता क्या है, कि आपको एक घर मिला है जिसके लिए आपको कोई भी रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, और ये घर आपको दिया किसने है? आपके एम्प्लॉयर ने दिया है। तो यहाँ पर अब आपको समझने वाली चीज़ ये है, सैलरी के अंदर आप इसको ट्रीटमेंट इसका करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी कंप्यूटेड सैलरी कैलकुलेट करनी होगी। कंप्यूटेड सैलरी क्या होती है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आपको याद करना है, जिसे आपका लिखना होगा आपको बेसिक सैलरी प्लस आपका डीए होना चाहिए, अंडर द टर्म्स होना चाहिए। अंडर द टर्म्स में बताऊंगा ये क्या होता है, उसके साथ में कुछ रिटायरिंग बेनिफिट्स या कोई भी और एडिशनल कंडीशन लगी हुई होती है। इसके अलावा आपका कमीशन, जितने भी तरह के कमीशंस होते हैं वो आपके कंप्यूटेड सैलरी में आएंगे, प्लस आपका बोनस और प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसमें एक केस आता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ का। जो आपके परक्यूसाइट्स होते हैं ये टैक्सेबल होते हैं सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए। अब यहाँ पर आपको 3 कंडीशंस याद रखनी है। अब वो 3 कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन होती है कि जो आपका एम्प्लॉय है वो आपका डायरेक्टर होना चाहिए, उसी को हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहते हैं। तो एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी हु इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर इज़ अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर किसी जने का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर तो उसको भी हम क्या कहेंगे? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहेंगे। अब बात आती है आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है वो चीज़ जो आपकी 20% इक्विटी शेयर्स को होल्ड करे, मतलब जो आपका शेयर है वो 20% से ज़्यादा है कंपनी के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है एन एम्प्लॉय अदर देन एन एम्प्लॉय डिस्क्राइब्ड इन अबव पॉइंट्स। जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, इन पॉइंट्स के अलावा अगर कोई एम्प्लॉय है जिसकी इनकम सैलरी के हेड में 50,000 रुपये से ज़्यादा है, ये जो आपके 50,000 रुपये हैं ये पर ईयर के हिसाब से हैं, सालाना आपकी जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अंदर आप जितनी भी मॉनेटरी पेमेंट्स हैं, चाहे वो एक एम्प्लॉयर से हो या चाहे वो 10 एम्प्लॉयर से हो, आप सभी को रखेंगे, पर इसके अंदर आपको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं लेने हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, जितने भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं उनको हमें सेपरेट अलग कर देना है। तो अगर हम बात करें सैलरी इस पर्पस के हिसाब से, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? आपकी बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, ऑल टाइप कमीशन आएगा। इसके अलावा आपका बोनस, फीस, एडवांस सैलरी है तो वो भी आप ऐड करेंगे,
एरियर है तो वो भी ऐड होगा, कोई अदर टैक्सेबल पेमेंट है वो भी आएगी, जितने भी अलाउंसेस हैं टैक्सेबल वो आएंगे, जितने भी मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो आएंगे, और माइनस आप कर देंगे इसमें से डिडक्शंस हम लास्ट में पढ़ेंगे जब हमारी सैलरी खत्म होगी। तो फिलहाल अभी आप इतना ही याद रखेंगे कि कंप्लीट सैलरी निकलती कैसे है। अब बात आती है कि उन लोगों का क्या करें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने के लिए इसमें काफ़ी कुछ आपको ध्यान रखना होगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी एक छोटी सी वर्किंग है, वो आपकी स्क्रीन पे है, आप उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। मैं उसको समझा देता हूँ कैसे होगा। आपको जो अमाउंट गवर्नमेंट से रिसीव हो रही है, सबसे पहले आप उसको रखेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर वैल्यू और फुल रेंटल वैल्यू ऑफ फर्नीचर। जो अगर आपको रेंट पे मिला हुआ फर्नीचर है तो वो, वरना आपने जो फर्नीचर खरीदा होगा उसका 10% उसकी कॉस्ट को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद आपका ये आ जाएगा ग्रोस टोटल। इसमें से अगर एम्प्लॉय ने कोई भी अमाउंट पे किया हुआ है तो उस अमाउंट को यहाँ से डिडक्ट कर दिया जाएगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कंसेशनल रेंट फ्री हाउस की जो अमाउंट है वो आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी। अगर कोई और एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको पॉपुलेशन ध्यान रखनी है और परसेंटेज ध्यान रखनी है। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, 25 लाख से ज़्यादा अगर कहीं किसी सिटी के अंदर लोग रहते हैं तो वहाँ पर आप 15% ऑफ कंप्यूटेड सैलरी ये कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेड सैलरी का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देख के याद कर लीजिए, आप इस चीज़ को ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। इसके बाद आपका सेकंड आता है, अगर वो सिटी जो 25 लाख से तो कम है पर 10 लाख से ज़्यादा जिसकी पॉपुलेशन है, वहाँ आप 10% अपनी कंप्यूटेड सैलरी का टैक्सेबल करेंगे। और थर्ड लास्ट पॉइंट आता है, अगर कोई सिटी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो वहाँ आप 7.5% कंप्यूटेड सैलरी का पार्ट लेंगे। अब पॉइंट आता है कि अगर कोई लीज पे लेकर रह रहा है, कोई हाउस जो है वो लीज पे लिया हुआ है, तो अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी जो है वो लीज पे ले रखी है आपके एम्प्लॉयर ने और आपको दी हुई है, तो फिर आप 15% ऑफ कंप्यूटेड सैलरी या जो आपने रेंट पे किया होगा, विच एवर इज लेस, वो टैक्सेबल होगा, बाकी सारा जो है आपका नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है तो आप 15% ऑफ सैलरी को ही एज्यूम करेंगे, मतलब आपको सिर्फ 15% ही चार्ज करना है, उसके अलावा आपको कोई एडिशनल चार्ज यहाँ पर नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है आपका अकोमोडेशन प्रोवाइडिंग इन अ होटल। अगर आपको होटल के अंदर कोई रूम दिया हुआ है तो वहाँ पर आप कितना चार्ज करेंगे, तो वहाँ आपकी परसेंटेज 24% हो जाएगी, या फिर जो एक्चुअल चार्जेस आपने पे किए होंगे वो, दोनों में से जो भी कम होगा वो टैक्सेबल होगा। अगर हम बात करें वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन की, तो उसके लिए मैं पहले ही आपको कंप्यूटेड सैलरी का फॉर्मूला दे चुका हूँ, वहाँ से आप उसको देख लेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मिस्टर रोहित इज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ आगरा। ही इज लिविंग इन अ फर्निश्ड बंगलो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ रेंट. His salary is rupees 60,000 per month. The rent of unfurnished bungalow as per government rule is rupees 2,000 per month, but its fair rental value is rupees 17,500 per month. He is provided furniture costing 1,70,000. Find out the value of rent-free house as a perquisite for the purpose of income tax. तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस, जो कि हमारी है 2,000 पर मंथ, ये हमारी रहेगी 24,000। आप इसमें ऐड करेंगे 10% ऑफ कॉस्ट, जो कि आपकी 1,70,000 है, इसका 10% आपको लेना है, जो कि रहेगा आपका 17%। इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, जो कि आपकी निकलेगी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपने अदर एम्प्लॉयज़ की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। A company has provided a residential accommodation to an employee. From the following information, find out the perquisites of accommodation. Fair rental value of the house, जो कि annually आपको दी है 70,000 और सैलरी आपको दे रखी है 6 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर आपको दो कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन है द हाउस इज सिचुएटेड इन अ सिटी हुज पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख। सेकेंड हमारा पॉइंट है द हाउस इज सिचुएटेड इन अ सिटी हुज पॉपुलेशन इज लेस देन 10 लाख। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर हमारी पॉपुलेशन होती है 25 लाख या उससे ज़्यादा, तो हम सीधा सा लेते हैं 15% ऑफ सैलरी, और हमारी सैलरी है 6 लाख। 6 लाख का 15% कितना होगा? 90,000। तो पहले हमारा आंसर आएगा 90,000 ए पार्ट का। सेकंड पार्ट है हमारा, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो तो कितना लेंगे? 7.5% ऑफ सैलरी, जो कि हमारा होगा 45,000। तो सीधा सा आपको सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करने लिए है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है।
आप क्वेश्चन को इजीली रीड कर सकते हैं। ए कंपनी टुक अ हाउस रेंट एंड अलॉटेड टू इट्स एम्प्लॉय फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्विसाइट ऑफ अकोमोडेशन। कंपनी ने रेंट पे किया है 60,000, सैलरी आपकी है 5 लाख रुपीज़, फर्नीचर की जो कॉस्ट प्रोवाइड कराया गया है फर्नीचर हाउस के अंदर वो 60,000 है, और जो एम्प्लॉइज से हमने चार्ज किया है पर मंथ वो 1,000 रुपीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सॉल्यूशन की। सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर गिवन ना हो तो हम 15% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करते हैं। तो आपको 15% ऑफ सैलरी या फिर एक्चुअल रेंट जो पे किया गया है, दोनों में से जो भी कट है उसको लेना है। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 60,000। इसके बाद आप ऐड करेंगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की कॉस्ट हमारी 60,000 है, इसका 10% आएगा 6,000 रुपीज़, टोटल हो जाता है आपका 66,000। इसमें से आपको लेस कर देना है वो अमाउंट जो हमने अपने एम्प्लॉय से चार्ज किया हुआ है, जो कि हमने चार्ज किया था 1,000 पर मंथ। 1,000 इंटू 12,000 आपका ये पर ईयर का निकल जाएगा चार्ज। इसी को आपको माइनस कर देना है 66,000 में से, और 54,000 आपकी वैल्यू आ जाएगी रेंट फ्री हाउस की। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैब कर पा रहे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जहाँ हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई रूम या कोई घर अगर हमें होटल के अंदर दिया गया है ना, अकोमोडेशन हमें प्रोवाइड कराया गया है होटल के अंदर, तो उसका क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक्स इज अपॉइंटेड इन कोलकाता, ही स्टे इन अ होटल फॉर 25 days एंड देयर आफ्टर शिफ्टेड इन अ हाउस प्रोवाइडेड बाय हिज एम्प्लॉयर। From the following information, determine the taxable value of perquisite stay in hotel. Room rent in hotel 1,000 per day. Salary for valuation of accommodation during previous year 3,65,000, and the employer recovered 100 rupees per day from X regarding stay in hotel. तो यहाँ पर आपसे 100 रुपये चार्ज किए गए हैं। अब आपको सीधा सा पता है कि जब भी हम होटल में स्टे करते हैं तो 24% हमारा चार्ज लगता है। तो 24% आपको लेना है 365 का, बट 365 में सिर्फ हम 25 डेज ही होटल के अंदर रहे हैं, तो 25 डिवाइड बाय 365 भी आपको करना होगा। और आपने जो रेंट पे किया है वो दोनों में से जो भी काम होगा वो आपको लेना है। आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो आपको ये 6,000 रुपीज़ की अमाउंट जो है ये मिल जाएगी। आप इसमें से लेस करेंगे वो अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से रिकवर करी है, और यहाँ पर कितनी की थी 100 रुपीज़। 100 इंटू 25 आप करेंगे तो 2500 रुपीज़ आपके आ जाएंगे। 6,000 में से 2500 आपको माइनस कर देने हैं और आपकी अमाउंट आएगी 3,500। यही हमारी टैक्सेबल वैल्यू होगी हमारे पर्क्विसाइट्स की। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। मोटर कार में क्या आपको वर्किंग करनी है, कैसे इसको पर्क्विसाइट माना जाता है, चलिए इस चीज़ को जान लेते हैं। सबसे पहले आती है बात कि मोटर कार क्या है, मोटर कार को हम पर्क्विसाइट क्यों मानते हैं। तो मोटर कार एज अ पर्क्विसाइट इज़ वन ऑफ द फेमस पर्क्विसाइट प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर। जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को क्या देता है, अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। अब वो फैसिलिटीज़ काफ़ी तरीके की होती हैं, तो उसमें से एक फैसिलिटी होती है कि वो उसको कार प्रोवाइड कराएगा। और ये जो कार होती है, ये कार किसी भी एम्प्लॉय को ऐसे ही नहीं दी जाती। जो सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आपके रेप्यूटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको कार की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको ये वर्किंग पढ़नी होगी कि अगर किसी को सैलरी के साथ में कार की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है तो उसमें आपको कैसे उसकी सैलरी जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो पर्क्विसाइट्स आपको कैलकुलेट करने होंगे। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स आते हैं, आपके 2 मेथड्स हैं। पहला कि कार प्रोवाइड कराई गई है और एम्प्लॉयर के द्वारा वो कार प्रोवाइड कराई जाएगी, और जितना भी उसका खर्चा है, ठीक है, जो एक्सपेंसेस है वो सारा का सारा एम्प्लॉयर खुद ही बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर ही उस खर्चे को उठा रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कार एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कराई है, बट जो खर्चे हैं वो खर्चे एम्प्लॉय खुद उठा रहा है। अब इसमें भी आपकी जो कार है वो 2 तरीके से यूज़ हो सकती है। पहली कि जो कार है वो एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड कराई गई और पूरा का पूरा जो खर्चा है वो एम्प्लॉयर ही उठा रहा है, और जो आपकी कार है वो ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल यूज़ दोनों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसका मतलब वो कार ऑफिस के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी, और जो आपका एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी उसको यूज़ करेगा। मतलब कहीं उसको जाना है, जैसे अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे जाना है, या उसको कोई पर्सनल वर्क है, तो उसके लिए भी वो उस कार को इस्तेमाल कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर लार्ज कार है तो 24 पर मंथ के हिसाब से आपको पर्क्विसाइट्स अलाउड होंगे। अगर स्मॉल कार होगी तो 1800 पर मंथ आपको मिलेगा, और अगर ड्राइवर होगा तो 900 पर मंथ। अब ड्राइवर का एक नाम और होता है जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, वो होता है शॉफर। अगर कहीं पर शॉफर लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपसे ड्राइवर की ही बात की जा रही है।
सेकंड हमारा केस आता है कि अगर जो कार है वो प्रोवाइड कराई गई है एम्प्लॉयर के द्वारा, बट उसके जो खर्चे हैं वो एम्प्लॉय खुद उठा रहा है, तो उस केस में जो आपकी ये वैल्यूज़ थी ये चेंज हो जाएंगी। अगर लार्ज कार है तो 900 पर मंथ आप वहाँ पर लेंगे, स्मॉल कार के लिए आप 600 पर मंथ लेंगे, और ड्राइवर के लिए सेम है दोनों ही केसेस में 900 पर मंथ। तो इसमें आपको ज़्यादा याद करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि हमने दो चीज़ें पढ़ी, लार्ज कार और स्मॉल कार, इन दोनों में अंतर क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सी लार्ज कार है और कौन सी छोटी कार है। तो अगर आपने कभी कोई गाड़ी देखी हो तो पीछे की तरफ आपने उस पर नंबर लिखे हुए देखे होंगे। तो छोटी सी एक प्लेट सी लगी होती है जिस पे लिखा होता है 2.4, 1.2, 1.6। तो अगर 1.6 लीटर या उससे ज़्यादा कोई नंबर वहाँ पर लिखा हुआ है तो 1.6 लीटर या उससे ज़्यादा को हम बोलते हैं लार्ज कार, और अगर 1.6 लीटर से कम है तो वो रहेगी हमारी स्मॉल कार। इससे आप इजीली बाइफिकेट कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने कुछ प्रैक्टिकल्स की, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। तो इसके लिए मैंने आपका एक न्यूमेरिकल यहाँ पर रखा है, इसमें डिफरेंट केसेस हैं। प्रैक्टिकल आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड्स ऑफ कार प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एंड ऑन बाय द एम्प्लॉयर इन द फॉलोइंग केसेस। पहला पॉइंट है हमारा कि लार्ज कार है और जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयर खुद उठाता है, और कार जो है पूरी की पूरी आपकी ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है, बाकी और किसी पर्पस के लिए उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर कार पूरी की पूरी ऑफिशियल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी, एम्प्लॉयर ही खर्चे उठाएगा, तो इस केस में आपको कोई भी वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड नहीं मिलेगी। ये आपको याद रखना है कि अगर सारा का सारा खर्चा एम्प्लॉयर उठाता है और ऑफिशियल पर्पस के लिए ही इस्तेमाल की जा रही है वो कार, तो कोई भी वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड्स नहीं मिलता है। सेकंड आपका आता है, ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉयर विच आर 60,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कार की जो कॉस्ट है वो 2,80,000 है और ये कार प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है एम्प्लॉय। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला, 60,000 जो खर्चा एम्प्लॉयर ने किया है वो तो पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड्स में आप ले लेंगे, प्लस इसके ऊपर जो डेप्रीशिएशन लगेगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी डेप्रीशिएशन आएगा वो डेप्रीशिएशन आपको इस वैल्यू के अंदर ऐड कर देना है, वो भी आपको परक्यूसाइड्स के अंदर अलाउ हो जाएगा। तो ये कार आपकी प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही थी, इसलिए जो आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड्स है वो 60,000 प्लस 28,000 88,000 रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज कार का केस है। ये भी लार्ज कार है यहाँ पर भी, और जो आपका यूज़ है वो प्राइवेट और ऑफिशियल दोनों है, जबकि जो खर्चे हैं वो पूरे के पूरे एम्प्लॉयर ही उठा रहा है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें आ गई हैं, प्राइवेट भी आ गया है और ऑफिशियल यूज़ भी आ गया है। तो जहाँ पर आपका प्राइवेट यूज़ आ जाता है वहाँ पर आपकी जो अभी लिमिट्स हमने पढ़ी थी वो आपको लगानी है। तो वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड्स में अगर आप लार्ज कार में याद रखेंगे तो आपको याद आएगा कि 2400 रुपीज़ वहाँ पर हमें लेने थे पर मंथ। तो 2400 इंटू 12 ये आपको हो जाएगा 28,800, क्योंकि ये कार ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल की गई थी। चलिए अब करते हैं छोटी कार का केस। अगर स्मॉल कार है और वो कार ऑफिशियल यूज़ और प्राइवेट यूज़ दोनों के लिए इस्तेमाल करी गई है, और जो उसके खर्चे हैं वो एम्प्लॉयर वॉन करता है, और उस केस में एम्प्लॉयर ने क्या करा हुआ है, एक शॉफर, जिसको मैंने बताया था कि ड्राइवर जो होता है उसका अदर नेम शॉफर होता है, तो शॉफर जो है वो फ्री ऑफ चार्ज आपको दिया गया है, उसका कोई चार्जेस एम्प्लॉय से नहीं लिया जा रहा है। तो इस केस में अगर हम बात करें कार की, तो कार की वैल्यू होती है 1800 पर मंथ और शॉफर की होती है 900 पर मंथ। तो दोनों ही वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे और इंटू 12 कर देंगे, आपको वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड्स मिल जाएगी। लास्ट हमारा केस आता है स्मॉल कार का। स्मॉल कार में यहाँ पर दो कार्स हैं, और जो कार्स हैं वो प्राइवेट और ऑफिशियल यूज़ दोनों के लिए इस्तेमाल की जा रही है, बट जो सेकंड कार है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट यूज़ के लिए इस्तेमाल की गई है। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। मेंटेनेंस जो कार का है वो पूरा का पूरा एम्प्लॉयर ही बोन कर रहा है। अब यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस की अलग अलग वेरिफिकेशन दिया गया है। कॉस्ट दोनों कार की अलग है, फर्स्ट कार की 3 लाख है, सेकंड कार की आपकी 2,80,000 है, और फर्स्ट कार का जो रनिंग एक्सपेंसेस है वो 60,000 है, जबकि सेकंड कार का 50,000 है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका कैसे होगा। सबसे पहले फर्स्ट कार बहुत ईजी है, क्योंकि वो दोनों ही पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है। स्मॉल कार है तो आपको सीधा सा 1800 पर मंथ आपको लेना है। सेकंड कार की अगर बात करें तो वो सिर्फ प्राइवेट यूज़ के लिए थी, तो वहाँ पर आपको डेप्रीशिएशन ऐड करना होगा, और डेप्रीशिएशन कितना होगा सेकंड कार का 28,000 कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 2,80,000 का 10%, और एक्चुअल कॉस्ट आपकी जो रनिंग चार्जेस हैं आपके वो क्या है 50,000। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे, वैल्यू ऑफ परक्यूसाइड्स आपको मिल जाएगी 78,000। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स,
तो जान लेते हैं ये ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स होती क्या है। बेसिकली ये वो एसेट्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती हैं। और एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर उन एसेट्स को देता है अपने एम्प्लॉय को, चाहे वो डायरेक्टली दे रहा हो चाहे वो इनडायरेक्टली दे रहा हो, चाहे वो अपने एम्प्लॉय को दे या एम्प्लॉय के जो रिलेटेड मेंबर्स हैं, जो उसके घर के मेंबर्स हैं, अगर उनको भी कोई बेनिफिट दिया जाता है मूवेबल एसेट्स के फॉर्म में, तो उसको भी यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, उसको भी हम यहाँ पर लेंगे। अगर मैं बात करूँ इसकी कैलकुलेशन की, तो इसमें 3 पार्ट्स में इसकी कैलकुलेशन होती है। सबसे पहला होता है आपका कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो चलिए जान लेते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। सबसे पहले आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जो कंप्यूटर की या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जो कॉस्ट होगी वो आपको लिखनी होगी। उसमें से आपको लेस करना है डेप्रिशिएशन, और यहाँ डेप्रिशिएशन लगेगा आपका 50% पर एनम ऑन WDV बेसिस। WDV आपको पता ही है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसके ऊपर हम डेप्रिशिएशन को चार्ज करेंगे। अगर एम्प्लॉय से कोई भी वैल्यू, कोई भी अमाउंट ली गई है तो उसको भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे। इसके बाद आपका आएगा वैल्यू ऑफ परचेज साइट्स। सेकंड आता है हमारा मोटर कार। मोटर कार क्या होती है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर कोई गाड़ी अगर एम्प्लॉय को दी जाती है तो उसके लिए अलग से कैलकुलेशन की जाती है। तो सबसे पहले आपको लेना है कॉस्ट ऑफ कार, देन उसके बाद आपको माइनस करना है डेप्रिशिएशन 20% ऑन द बेसिस ऑफ WDV, और लास्ट आपका रहेगा अगर एम्प्लॉय से कोई वैल्यू ली गई है तो उसको भी आप माइनस करेंगे और आपका वैल्यू ऑफ परचेज आ जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है थर्ड पार्ट, जो है वो अदर मूवेबल एसेट्स। अगर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं है, मोटर कार नहीं है, अगर इसके अलावा और कोई मूवेबल एसेट्स दी गई है तो उसके लिए आप यहाँ पर इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे। आपको लिखना होगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स, उसमें से आप माइनस करेंगे अपने डेप्रिशिएशन के, जो कि 10% पर एनम ऑन SLM मेथड होगा। SLM है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, ये आपको ध्यान रखना है। अदर मूवेबल एसेट्स पे ही SLM मेथड लगेगा, बाकी 2 मेथड्स पे आपका WDV लगना है। अगर एम्प्लॉय से कोई वैल्यू रिकवर करी गई है तो उसको यहाँ से माइनस करेंगे और आपका वैल्यू ऑफ परचेज आ जाएगा। हम जो बचे हुए हमारे परचेज हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले परचेज से, जिसका नाम है इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन। अब पहली बात आती है कि ये किन एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। तो कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय की बात करें तो सभी एम्प्लॉय के लिए ये अवेलेबल होता है। और यहाँ पर जो आपका एम्प्लॉय है जिसने आपका लोन लिया है 20,000 से ज़्यादा, ठीक है, ये उनके लिए होता है। 20,000 से ज़्यादा का लोन होना चाहिए। इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा SBI के अकॉर्डिंग। फर्स्ट डेट जो आपकी प्रीवियस ईयर का होगा उससे ये आपका कैलकुलेट होगा, और जो भी मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस बचेगा उसके हिसाब से आप अपने परचेज को कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। अगर एम्प्लॉय ने कोई इंटरेस्ट पहले ही चार्ज कर लिया गया है उससे, मतलब उसने पे कर दिया है, तो आप उसको रिड्यूस कर देंगे, और जो भी अमाउंट आपकी बचेगी वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज कहलाएगी। सेकंड हमारा आता है प्रोविज़न ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। अगर पानी की, बिजली की और गैस की सुविधा आप अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको परचेज मिलते हैं। परचेज में यहाँ पर एम्प्लॉय की अगर बात करूँ तो सभी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आ जाते हैं। सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी और वाटर फॉर हिज हाउस होल्ड कंजप्शन, ये इसके अंदर लिया जाएगा। अमाउंट जो है जो एम्प्लॉयर पे करेगा इन सब चीज़ों के लिए, उसी को हम क्या मानेंगे, परचेज की वैल्यू मानेंगे। और सप्लाई इज़ मेड फ्रॉम द सोर्स ऑन बाय एम्प्लॉयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपकी लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, कि अगर एम्प्लॉयर अपने खुद के सोर्स से जो आपकी गैस है, पानी है, बिजली है, उसको प्रोवाइड करा रहा है, तो फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी पर यूनिट की, वो आपकी वैल्यू ऑफ परचेज मानी जाएगी। और अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है कोई भी अमाउंट किसी भी पर्पस के लिए, चाहे वो गैस के लिए हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो या वाटर के लिए हो, तो वो आप डिडक्ट कर लेंगे। ये आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोई भी एम्प्लॉय अगर कोई वैल्यू पे करता है तो उसको हम डिडक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोविज़न ऑफ फ्री कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी। यहाँ पर भी जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे, सभी एम्प्लॉयज़ इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। एम्प्लॉयर जो है एक्चुअली जो भी खर्च करेगा, ठीक है, वो आपका अमाउंट यहाँ पर लिया जाएगा। बेसिकली 1,000 पर मंथ जो आपकी एजुकेशन फैसिलिटी है उसके लिए दिया जाता है। और यहाँ पर कोई भी बच्चों की लिमिट नहीं है। पहले जो हमने पढ़े थे वहाँ पर बच्चों की लिमिट थी कि 2 बच्चों के लिए ही आपको, 2 चाइल्ड्स के लिए आपको वो जो फैसिलिटी थी, अलाउंसेस थे, वो मिलते थे। बट परचेज में ऐसा कुछ नहीं है। और अगर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट ली गई है तो उसको भी आप यहाँ से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस। अगर एम्प्लॉय को आपने क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो ये उसके लिए होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड है तो ये भी सभी एम्प्लॉय के एप्लीकेबल है। मेंबरशिप फीस या एनुअल फीस जो एम्प्लॉयर इनकर्ड कर रहा है, उसने अपने एम्प्लॉय को कार्ड दिया गया है, तो वो जो वैल्यू होगी परचेज की वो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगी। और अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय से ली जाती है तो वो यहाँ पर आपकी डिडक्ट कर दी जाएगी।
नेक्स्ट हमारा आता है फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट, जहां पर आपका स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट ये सभी लोग आते हैं। अगर ऐसा कोई सर्वेंट दिया गया है तो उसके लिए भी आपको परक्यूसाइट्स अलाउ होगा। इसमें कैटेगरी अगर हम बात करें तो सभी एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन है वो आपको करनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट निकालने के लिए। सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर लेना होगा, उसमें से माइनस कर देनी है वो अमाउंट जो एम्प्लॉय ऑलरेडी पे कर चुका है। ये आपको मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ कि एम्प्लॉय से अगर कोई भी अमाउंट ली जाती है तो उसको हम डिडक्ट कर देते हैं और आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है फ्री फूड। फ्री फूड में भी सभी एम्प्लॉयज़ के लिए जो आपका परक्यूसाइट है अलाउ होता है और 50 रुपये पर मील तक ये एग्जेम्प्ट होगा, उससे ऊपर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय से कोई भी अमाउंट रिकवर करी गई है तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके एम्प्लॉयमेंट के दौरान आपको टी, स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं वर्किंग आवर्स के दौरान, तो वहाँ पर आपको कोई भी परक्यूसाइट नहीं मिलेगा, ये नील रहेगा यहाँ पर। और फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज जो कि ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको खाना वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है, रिमोट एरियाज़ वगैरह के अंदर, तो वो भी आपका नील रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट, वाउचर्स और टोकन टू एम्प्लॉय। अगर आप किसी एम्प्लॉय को अपने गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, तो ये सभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर लागू होता है, एप्लीकेबल होता है। वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट्स में यहाँ पर 2 कैटेगरी आपकी बनेंगी। अगर 5,000 रुपये से कम का आप गिफ्ट देंगे तो वो एग्जेम्प्ट होगा, बट अगर आप 5,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट उसको देते हैं तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने गिफ्ट दिया कैश में या ऐसा कोई गिफ्ट जो कैश में कन्वर्ट हो जाए तो आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, वो सारा का सारा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन या मैं कहूँ लीव ट्रैवल अलाउंस, ये जो अलाउंस होता है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है उसके ट्रैवलिंग के लिए, तो उसको हम बोलते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। ये जो कंसेशन है ये एम्प्लॉय के द्वारा सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए दिया जाएगा और इसके लिए उस एम्प्लॉय को इनकम टैक्स के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हैं, कुछ राहतें दी गई हैं जो उसको यहाँ पर अवेल हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो अब एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि अगर कोई जना नई स्कीम के अंदर आ गया है, अगर किसी ने नई स्कीम अडॉप्ट कर ली है जो कि हमारी सेक्शन 115BAC के अंदर आती है, तो उसको ये लीव ट्रैवल कंसेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन के अंदर हमें क्या एग्जेम्पशंस मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। तो एक एम्प्लॉय को एग्जेम्पशंस जो मिलने वाली है लीव ट्रैवल कंसेशन के अंदर, वो उसको मिलेंगी या तो खुद के लिए, या तो वो जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उससे रिसीव हुई है उसके लिए, या फिर जो उसका फॉर्मर एम्प्लॉयर रहा है उससे जो है उसको बेनिफिट्स रिसीव हुए हैं ट्रैवल कंसेशन के लिए, तो वो प्लस या तो उसको लीव ट्रैवल कंसेशन अपने लिए मिलेगा या अपनी फैमिली के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला कि उसने घूमी है जगह, ठीक है, तो ऑन लीव टू एनी प्लेस इन इंडिया, वो छुट्टियों पर गया हो इंडिया के कहीं भी किसी भी कोने में, और टू एनी प्लेस इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस और आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस। वो इंडिया के अंदर कहीं पर भी घूमा है आफ्टर रिटायरमेंट तो उसके लिए भी उसको बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है फैमिली क्या होती है। फैमिली के लिए आपको याद रखना है कि स्पाउस जो उसकी धर्मपत्नी है वो प्लस चाइल्ड प्लस जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उस इंडिविजुअल की, उनको भी फैमिली के दायरे के अंदर लिया गया है, उनको भी फैमिली कहा गया है। अब बात करते हैं आपकी कि एग्जेम्पशंस की अवेलेबिलिटी क्या होगी। तो एग्जेम्पशन आपको अवेलेबल होगी 2 जर्नी के लिए जो कि आपकी 4 कैलेंडर ईयर्स का जो ब्लॉक है उसके अंदर ही होनी चाहिए। तो हमारे पास फिलहाल अभी 9th और 10th ब्लॉक चल रहे हैं जिसमें आपका 2018 से 2021 फर्स्ट ब्लॉक है और 2022 से 2025 तक सेकंड ब्लॉक है। अगर इस बीच आपने कोई लीव ट्रैवल कंसेशन लिया है तो उसका बेनिफिट आपको अलाउ हो जाएगा। अगर किसी इंडिविजुअल ने LTC का जो बेनिफिट है वो अवेल नहीं करा है किसी भी ब्लॉक के लिए, तो वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है 1 जर्नी के लिए इन अ कैलेंडर ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग एट द एंड ऑफ सेड ब्लॉक। जो उसका ब्लॉक है उसके लिए उसको एग्जेम्पशन यहाँ पर मिल जाएगी। मगर यहाँ पर एक कंडीशन और भी है, आपको जो एग्जेम्पशन है वो अवेलेबल नहीं होगी अगर मोर देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर 1/10/1998। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, 1998 के बाद अगर वो बच्चे हुए हैं तो आपको ये जो आपका लीव ट्रैवल कंसेशन है ये नहीं मिलेगा। हाउएवर दिस रेस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड बोर्न बिफोर 1/10/998। ठीक है, 1998 से पहले अगर आपके वो बच्चे हुए हैं तो ये आपको मिल जाएगा।
चाहे वो बच्चे कितने ही क्यों ना हो। बात आती है आपकी एग्जेम्पशंस की लिमिट की। तो जितना आप खर्चा करेंगे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना होगा वो आपको अलाउ हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका फेयर वगैरह रहेगा वो यहाँ पर आपको एज एग्जेम्पशन अलाउ हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि किन किन तरह से, क्योंकि ट्रैवलिंग भी हमारी काफ़ी मोड से होती है। तो चलिए वो मोड्स पढ़ते हैं, कौन कौन से मोड्स हमारे रहने वाले हैं। सबसे पहला आता है, अगर आपने जर्नी परफॉर्म करी है बाय एयर, तो बाय एयर में क्या रहेगा, जो इकोनॉमिक क्लास है आपकी, जो प्लेन्स में इकोनॉमिक क्लास होती है, और उस जगह जहाँ पर आप जा रहे हैं, जैसे आप जा रहे हैं दिल्ली टू बेंगलोर, अगर जो सबसे छोटा रास्ता है उसकी जो इकोनॉमिक क्लास की फेयर है, या तो वो या फिर जो आपने अमाउंट स्पेंड करी है वो, दोनों में से जो भी लेस होगा, कम होगा, वो आपका यहाँ पर लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए अलाउ हो जाएगा। ये लिमिट्स आपको याद रखनी है। पहले जो मैंने पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको सिर्फ दिमाग में रखने हैं, बट जो क्वेश्चंस आएगा वो इन्हीं के बेसिस पे आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपने जर्नी परफॉर्म करी है बाय रेल, तो जो फर्स्ट एसी का टिकट होता है रेलवे का, जो भी उस जगह का शॉर्टेस्ट रूट होगा, जैसे आप गए यहाँ से दिल्ली से कहाँ पे जाएंगे आप, अमृतसर, तो अमृतसर का जो सबसे छोटा रूट होगा उसका जो फर्स्ट एसी का टिकट होगा, या तो वो या फिर जो अमाउंट आपने स्पेंड करी है विच एवर इज लेस, जो सबसे कम रहेगी वही आपको एज अ LTC क्लेम हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हमारा प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी जो है, डेस्टिनेशन जो है वो रेलवे से तो कनेक्टेड है, बट आपने जो जर्नी है वो परफॉर्म करी है किसी अदर मोड से, तो उस जगह जो रेलवे का फर्स्ट एसी का जो टिकट होता है, ठीक है, जो अमाउंट फर्स्ट एसी के टिकट की होती है, या तो वो या फिर आपका जो अमाउंट स्पेंड हुआ है वो, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपको एज अ एग्जेम्पशन अलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पर रेलवे की कनेक्टिविटी ना हो, तो वहाँ का जो रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे आपकी जो लोकल एरियाज में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, हर जो आपकी स्टेट है उसका अपना अपना सिस्टम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वहाँ की जो डीलक्स बसेज हैं या उसका जो फर्स्ट क्लास का टिकट है डीलक्स बसेज का, जो भी शॉर्टेस्ट रूट होगा उसके लिए आपको एग्जेम्पशन अलाउ होगी, या फिर जो आपने खर्चा किया है, जो आपने टिकट्स लिए हैं, दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी वो आपको एज अ एक्सपेंस या एज अ ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद आपका आता है, अगर वहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से आप क्या करोगे, जो फर्स्ट एसी का टिकट है रेलवे का, जो भी शॉर्टेस्ट रूट है उस जगह पे जाने का, जहाँ तक आप रेल से जर्नी परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो लिया जाएगा, और आपका जो अमाउंट आपने स्पेंड करी है वो, दोनों में से जो भी कम होगी वो आपको यहाँ पर एज एग्जेम्पशन अलाउ हो जाएगा। तो हमारा लीव ट्रैवल कंसेशन का जो टॉपिक है वो सिर्फ इतना ही है। तो चलिए पहले इसका एक जनरल परसेप्शन समझ लेते हैं कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है। बेसिकली हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 3 गोल्स को ध्यान में रखते की जाती है। पहला तो वेल्थ की बिल्डिंग होनी चाहिए, हमारी वेल्थ बढ़नी चाहिए, हमें रेगुलर इनकम होनी चाहिए जब हम रिटायर हो जाएं, और हमारी फैमिली जो है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होनी चाहिए। ये 3 जो है गोल होते हैं किसी भी इंसान के दिमाग में जब भी वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है। तो आपको क्या है, सेपरेट अलग से कोई चीज़ खरीदनी नहीं होती यहाँ पर, मतलब आपको कहीं पर कोई अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। जहाँ पर भी एम्प्लॉय जॉब कर रहा होता है वहाँ पर ही एक फ़ंड क्रिएट किया जाता है जिसको बोला जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बनता कहाँ पे है? सबसे पहली चीज़ आती है कि हमें ये पता हो कि किस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को जनरेट किया जाएगा। तो वो कंपनीज जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहाँ पर आपका प्रोविडेंट फंड क्रिएट किया जाता है। और ये जो प्रोविडेंट फंड है ये आपके छोटे छोटे अमाउंट को सेव करेगा, ठीक है। आपका जो सैलरी है उसमें से एक स्मॉल पार्ट यहाँ पर कट कर लिया जाता है PF के नाम से, और आपकी जो रिटायरमेंट होगी उसके लिए इस फंड को क्रिएट किया जाता है, इसको इकट्ठा किया जाता है। एम्प्लॉयर इस काम को करता है, एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से इस फंड को काट लेगा। नेक्स्ट आता है आपका कि ये प्रोविडेंट फंड आखिरकार होते कितने तरह के हैं। तो सबसे पहला आता है आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के नाम से ही पता लगता है स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, मैंडेटरी। इसका मतलब जो फंड्स प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंतर्गत उसके अंदर डिडक्ट किए जाएं, उन फंड्स को हम क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बोलेंगे। अब ये फंड्स कौन कौन बनाता है, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इनको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है
रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आपका जो प्राइवेट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो लोग काम कर रहे हैं एक साथ, वहाँ पर ये डिडक्ट किया जाता है। ये एक प्लानिंग के तहत होता है, मतलब कि आपका एक फ़ंड एक यूनिक नंबर के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, उसके थ्रू आपके पीएफ के अकाउंट को कनेक्ट किया जाता है। देन आपका जो भी अमाउंट डिडक्ट होगा पीएफ के नाम से, वो इस जो फंड है आपका, ये उसी अकाउंट के अंदर सबमिट कर दिया जाता है। तो आपका जो फंड है वो एक जगह इकट्ठा होता रहेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक एम्प्लॉयर के अंदर काम कर रहे हैं, 2 एम्प्लॉयर के अंदर। अगर आपने सपोज़ करिए कोई जॉब भी ट्रांसफ़र कर ली है, आप एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर के पास चले गए हैं, तब भी आपका ये फ़ंड चलता रहेगा। आपको दोबारा से रिकॉग्नाइज्ड फ़ंड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये सेम पीएफ का जो अकाउंट है यही वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब है जिसको कोई भी रिकॉग्नाइज ना कर रहा हो, ना तो वो स्टैट्यूटरी है ना वो रिकॉग्नाइज है। तो जो भी हमारा फंड ना तो स्टैट्यूटरी हो ना रिकॉग्नाइज हो, किसके? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा, या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी ना हो, तो वो हमारा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहलाता है इनकम टैक्स के पर्पज़ से। अब एक टर्म आती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 के अंतर्गत आपका ऑपरेट होता है। यहाँ पर आपको सुविधा दी जाती है, कोई भी सेल्फ इंडिविजुअल, एक आम आदमी यहाँ पर अपना अकाउंट खोल सकता है और इस अकाउंट के अंदर वो अपने पैसे सबमिट कर सकता है। एक सैलरीड पर्सन भी इस पीपीएफ के अंदर अपने फंड्स को कंट्रीब्यूट कर सकता है और इस फंड को ऑपरेट करेगा उसका एम्प्लॉयर। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो पीपीएफ होता है इसको इंसान लाइफ में एक बार ही कर सकता है, आप इसको बार बार नहीं ले सकते। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि पेपर में आपसे इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है वो लाइफ टाइम में एक बार ही क्रिएट होता है, बार बार क्रिएट हम उसको नहीं कर सकते। क्लास में हमारा आता है कि अगर आपका कोई इंडिविजुअल है और वो कोई फंड क्रिएट करना चाहता है बट वो माइनर है, तो माइनर के बिहाफ पे जो उसके गार्जियंस हैं वो भी यहाँ पर पीपीएफ उसके लिए ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये टाइप्स ऑफ फंड्स से प्रोविडेंट फंड ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं इनके कंपैरिजन की तरफ, जहाँ पर आपको जानना है कि कौन कौन सी बेसिक एलिजिबिलिटी है या एग्जम्पशंस लिमिट्स हैं जो हमें अपने क्वेश्चंस में, हमें अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करनी है। तो एक टेबल आपकी स्क्रीन पे आनी शुरू हो जाएगी, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी टेबल के अंदर आपके वो सारे क्वेश्चंस छुपे हैं जो आपको एग्जाम्स में करने हैं। सबसे पहले मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं, पर्टिकुलर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट क्रेडिटेड। तो पर्टिकुलर में सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, जिसको हम बोलते हैं आरपीएफ। तो आरपीएफ के अंदर जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो 12% तक एग्जाम्प्ट होता है, बट अगर 12% से ज़्यादा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो टैक्सेबल होगा। ये जो कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयर उसकी डिडक्शंस क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80C। ये डिडक्शंस हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे क्लेम होती है, बट अभी आपको इतना ही याद रखना है कि इसकी डिडक्शंस क्लेम हो जाएंगी। और नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अगर 9.5% पर एनम से ज़्यादा आपका इंटरेस्ट क्रेडिटेड हुआ है, आपको इंटरेस्ट दिया गया है, तो जो 9.5% से एक्सेस पार्ट होगा वो पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 9.5 तक आपका एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट आता है आपका यूआरपीएफ। तो ये ईयरली टैक्सेबल नहीं होता है, इसकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी और ना ही आपको इंटरेस्ट इसका ईयरली क्रेडिट किया जाएगा, मतलब वो वहाँ पर आपको टैक्सेबल नहीं होगा। वो टैक्सेबल तभी होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट क्रेडिट जब वो आपको रिसीव होगा, जब आप यूआरपीएफ रिसीव करेंगे तभी आपको ये टैक्सेबल होगा, अदरवाइज तब तक टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका एसपीएफ। एसपीएफ है हमारा स्टेटरी प्रोविडेंट फंड। तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आपने ध्यान करा होगा, मैंने बताए थे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। डिडक्शंस वो क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C और उनका जो इंटरेस्ट होगा वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। लास्ट हमारी आती है पीपीएफ। पीपीएफ में क्या था कि पीपीएफ के अंदर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, बट जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसकी वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 80C और इंटरेस्ट भी उसका फुल्ली एग्जेम्प्ट रहने वाला है। तो इस टेबल को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। छोटी सी टेबल है, आई थिंक 5 to 10 मिनट्स आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कंप्यूटेड सैलरी, क्योंकि जब हम ये टेबल के अंदर कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को तो हमें कंप्यूटेड सैलरी की ज़रूरत पड़ती है।
अब वो कंप्यूटेड सैलरी क्या होगी, तो सबसे पहले आपको उसमें ऐड कर लेनी है अपनी बेसिक सैलरी, देन ऐड करेंगे आप डीए अंडर द टर्म्स होना चाहिए आपका, और लास्ट है आपका कमीशन ऑन सेल। इन तीनों का जो टोटल आएगा ये आपकी कंप्यूटेड सैलरी कहलाएगी, और इसी कंप्यूटेड सैलरी के ऊपर आपको अपना प्रोविडेंट फंड जो है उसकी ट्रीटमेंट करनी है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई थी जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 में थी, काफ़ी पुरानी हो चुकी है, बट फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर रिमाइंड करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो इस अमेंडमेंट को छोड़ के चले जाते हैं और क्वेश्चंस काफ़ी बार यहाँ से आता हुआ देखा गया है। तो सबसे पहले आता है अपार्ट फ्रॉम द लिमिट ऑफ 12% फ्रॉम एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड 9.5% फॉर इंटरेस्ट, देयर वॉज नो मॉनेटरी लिमिट अबव सच अमाउंट वॉज टैक्सेबल। ये जो आपके लिमिट्स हैं इनसे ऊपर की जो अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं होती। ऐसा बहुत बच्चे वहाँ पर लिख आते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने भी आपको बताया कि 12% और 9.5% से ज़्यादा की जो अमाउंट है वो आपकी टैक्सेबल हो जाती है, बट उसके लिए कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं बताई गई है। तो उसके लिए एक छोटी सी लिमिट है, आपको करना क्या है, नाउ दीज टू हैव बीन कंबाइंड विद द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड एंड एनपीएस along with annual interest thereon within ceiling of 7,50,000। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड के अंदर और नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, जिसको हम एनपीएस बोलते हैं, वो आपका 7,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा होगा तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये आपका टैक्सेबल होता है, मतलब आपकी ये जो लिमिट है ये एक्सीड कर जाती है, तो क्या कंडीशंस होंगी, आप कहाँ पर उसको टैक्सेबल करेंगे, तो उसके लिए भी आपको चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहला, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर हो सकता है, तो वहाँ पर टैक्सेबल होगा, या फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सुपर एनुएशन फंड के लिए हो सकता है, तो वहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, या फिर आपने कंट्रीब्यूशन किया होगा एम्प्लॉयर ने नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर। तो तीनों में से जहाँ पर भी उसका कंट्रीब्यूशन होगा वहीं पर आप इसको टैक्सेबल करेंगे, अदर हेड के अंदर आप इसको लेकर नहीं जाएंगे। लास्ट आते हैं कुछ रिमेंबर पॉइंट्स, ये भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, इनको ध्यान रखना है। एक आता है एक्यूमुलेटेड बैलेंस। एक्यूमुलेटेड बैलेंस का क्या मतलब है कि जो आरपीएफ है आपका वो ईयर टू ईयर बनता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, तो जो उसका इकट्ठा अमाउंट है वो अमाउंट आपका एग्जेंट हो सकता है, फुल्ली का फुल्ली एग्जेंट हो सकता है, बट उसके लिए कुछ केसेस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, आपको ध्यान रखनी होंगी। पहला, एम्प्लॉय जो है आपका उसने कंटिन्यूसली 5 ईयर कम से कम सर्विस के अंदर दिए हों, और सेकंड कंडीशन ये है कि अगर वो 5 साल कम से कम नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए कोई रीज़न होना चाहिए, तभी उसका आरपीएफ फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, वरना उसका आरपीएफ एग्जेम्प्ट नहीं होगा। फुल्ली एग्जेम्पशन मिलेगी बट पूरी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो अब वो क्या की चीज़ें हैं जो रीजंस हो सकते हैं, एक तो उसकी इल हेल्थ हो सकती है, या फिर उसने जो एम्प्लॉयर का बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू हो गया, मतलब कि एम्प्लॉयर का बिजनेस ही बंद हो गया, इस वजह से उसका जो टर्मिनेशन था वो हो चुका है लास्ट, या फिर कोई और कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो मतलब जॉब से बाहर हो गया है और उसके ऊपर एम्प्लॉय का कोई कंट्रोल नहीं था, मतलब एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं थी, वो एक नेचुरल कारण हो सकता है जिसकी वजह से उसकी जॉब गई है। तो यहाँ पर उसको पूरा का पूरा जो आपका आरपीएफ है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, उसको मिल जाएगा। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इफ एम्प्लॉयर गेट ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ आरपीएफ विद अनदर एम्प्लॉय who maintain RBF, then the period of service under former employer shall also be included in the calculating the period of continuous service। जो आपका पहला एम्प्लॉयर था, मैंने आपको पहले बताया था कि उसके पास जो आपने काम किया है, अब आप नए एम्प्लॉयर के पास आ गए हैं, तो ये जो पुराने एम्प्लॉयर का पीरियड है वो भी यहाँ पर आपका काउंट होगा आरपीएफ के लिए। ऐसे नहीं है कि आप नए एम्प्लॉयर के पास आ गए हैं तो पुराने एम्प्लॉयर का जो आपका टाइम पीरियड है उसको हटा दिया जाएगा, वो आरपीएफ का जो अकाउंट है आपका ट्रांसफर हो जाएगा और उसी के अंदर आपका नेक्स्ट अमाउंट भी चलती रहेगी। Any payment from fund by way of transfer to the account of the employee under a pension scheme shall be exempt। अगर NPS के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ATCCD, अगर उसके अंदर आपने कोई भी पेमेंट की है तो वो आपकी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी, वहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोविडेंट फंड का जो पूरा टॉपिक था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे बाहर प्रोविडेंट फंड से क्वेश्चंस आते नहीं हैं। इस सैलरी के चैप्टर की डिडक्शंस हैं, अभी हम मेन डिडक्शंस पे नहीं आए हैं, हमारा सैलरी का चैप्टर चल रहा था, तो आज हम इसके डिडक्शंस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं डिडक्शंस होती क्या है। डिडक्शन का मतलब होता है कि वो खर्चा जो एक टैक्स पेयर को उसकी इनकम को बचाने में मदद करता है। बेसिकली क्या होता है कि आपकी जैसे कोई ग्रोस इनकम है, जो आपकी सैलरी है जो आपको मिल रही है, उसके ऊपर आपको कुछ छूट दी जाती है, वो जो छूट होती है वो आपकी डिडक्शन कहलाती है, जिससे आपको कम टैक्स देना पड़ता है। डिडक्शन जो है काफ़ी सारी तरह की होती हैं सैलरी के अंदर,
तो सेक्शन 16 के अंदर इनको रखा गया है, डिफरेंट टाइप्स की आपकी डिडक्शंस हैं। तो सेक्शन 16 को हम बहुत अच्छे से जानेंगे। हमको सबको पता है कि एक सैलरीड पर्सन होता है, अगर उसकी सैलरी कम होगी तो उसका टैक्स भी कम होगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो सैलरी के अंदर दी जाती हैं। बेसिकली सैलरी के अंदर 3 तरह की डिडक्शंस दी जाती हैं। पहली होती है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि आती है आपकी अंडर सेक्शन 16IA के अंदर। दूसरा आपका होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो कि आपका आता है अंडर सेक्शन 16 सेकंड के अंदर। और थर्ड डिडक्शन आपकी होती है प्रोफेशनल टैक्स, जो कि आपकी आती है अंडर सेक्शन 16 थर्ड के अंदर। और ये जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये आपको याद रखनी है, ये फ्लैट है 50,000 रुपीज़, ये आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसका आप डिडक्शंस को कभी भी जब भी आप अपना सैलरी का कंपटीशन करेंगे तो इसको क्लेम जरूर करिएगा। चलिए पहले स्टैंडर्ड डिडक्शंस के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। जो आपका अंडर सेक्शन 16IA के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन आती है वो आपको 50,000 या फिर जो आपकी सैलरी की अमाउंट है जो भी कम होगा वो आपको मिलेगा। 50,000 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर डिडक्शन, उससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये जो अमेंडमेंट है ये आपकी असेसमेंट ईयर 2020-21 से लागू हुई थी। चलिए इसके बाद जान लेते हैं अपने एंटरटेनमेंट अलाउंस को, जो कि 16 सेकंड के अंदर आता है। अब यहाँ पर आपकी 2 कैटेगरीज आती हैं, पहली आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और दूसरे आते हैं वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है। पहले हम जानेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस की क्या कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कंप्यूटेड सैलरी निकालनी होगी, और कंप्यूटेड सैलरी के लिए सिर्फ आप अपनी जो बेसिक सैलरी है, जो बेसिक पे हम जिसको बोलते हैं, वो आपको लेना होगा। और एक छोटी सी कैलकुलेशन जो हम पीछे भी करते हुए आए हैं HRA वगैरह के अंदर की थी, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वाली। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, आपको जो एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हुआ है वो, या फिर 20% ऑफ कंप्यूटेड सैलरी, या फिर 5,000 रुपये जो कि फिक्स अमाउंट है। इन तीनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज़ लोअर, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी अमाउंट आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। तो टैक्सेबल अमाउंट आपकी होगी जो भी आप रिसीव कर रहे हो एंटरटेनमेंट अलाउंस, उसमें से आप इस एग्जेम्पशन को डिलीट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस की टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगी। वही बात आती है अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए कैलकुलेशन क्या होगी। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस है फुल्ली टैक्सेबल होता है, उसमें कोई भी डिडक्शन आपको क्लेम नहीं हो सकती, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला, एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका रिसीव होगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। दूसरा, इसको पहले आप सैलरी के अंदर इंक्लूड करेंगे और उसके बाद आप नीचे की तरफ इसके डिडक्शंस क्लेम करेंगे। और एंटरटेनमेंट अलाउंस जो एक्सपेंसेस इनकर्ड करे हैं एम्प्लॉय ने, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। आपको जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है, जो वर्किंग मैंने बताई है, सिर्फ उसी से ही आप उसको निकालेंगे, एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर क्लेम नहीं होंगे। लास्ट हमारा आता है प्रोफेशनल टैक्स, या फिर हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जो कि अब हर सिटी के अंदर नहीं है। कुछ ही सिटीज़ ऐसी हैं, कुछ ही स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टैक्स लिया जाता है। तो अगर आप उस सिटी के अंदर हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टैक्स लिया जा रहा है, तो सबसे पहले आप इसको सैलरी के अंदर अपना ऐड करेंगे, जो आपकी ग्रोस सैलरी होती है। देन सेकेंडली आप इसको 2500 रुपीज़ के हिसाब से आप डिडक्ट कर लेंगे। डिडक्शन आपको 2500 रुपये की मिलेगी, इससे ज़्यादा डिडक्शन इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। वो आपके सामने लेके आया हूँ, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं अपने उस फॉर्मेट को। सबसे पहले आपको एक सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम बनाना होगा। 3 कॉलम आपको इसमें बनाने हैं, और सबसे पहला जो आपको लिखना है वो आपको अपनी बेसिक सैलरी इसके अंदर लिखनी होगी। इसके बाद जो आपका फ़ीस और कमीशन आपने दिया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। देन आपको अपना बोनस लिखना है। इसके बाद जो आपने अलाउंसेस, तो ये अलाउंसेस आपको यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कि ये आपका DA, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, या फिर और कोई अदर अलाउंस है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपका 5th पॉइंट आता है टैक्सेबल परक्यूसाइट। आपके परक्यूसाइट में मैंने आपको पढ़ाया था रेंट फ्री हाउस, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, वैल्यू ऑफ यूज़ ऑफ मोटर कार, या फिर इसके अलावा अगर कोई परक्यूसाइट्स हैं तो वो आप सारे परक्यूसाइट्स यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा आपका लीव ट्रैवल कंसेशन ये यहाँ पर आएगा, ग्रेचुटी। इसके बाद आपका अनकम्प्यूटेड पेंशन जो कि फुल्ली टैक्सेबल होती है वो आ जाएगी, और जो कम्प्यूटेड पेंशन का जो पार्ट होता है टैक्सेबल पार्ट वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपका लीव एनकैशमेंट आएगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन यहाँ पर आएगा, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन यहाँ पर आएगा। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके अभी बैलेंस हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये आपके अदर सैलरी से अदर आते हैं, अदर बेनिफिट्स।
तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपकी ग्रोस सैलरी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इसके बाद आपको अपनी डिडक्शंस माइनस करनी है जो कि अंडर सेक्शन 16 आती हैं। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पहली डिडक्शन होती है IA जो कि आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपीज़ की। इसके बाद आता है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, ऊपर आप इसको ऐड करेंगे ग्रोस सैलरी में, देन यहाँ से आप इस डिडक्शन को क्लेम करेंगे। इसके बाद आपका आता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स या फिर प्रोफेशनल टैक्स, इसको भी हम यहाँ पर क्लेम करेंगे। इनकी लिमिट्स मैं बहुत अच्छे से आपको करा चुका हूँ। इस तरीके से आपकी जो इनकम है अंडर द हेड ऑफ सैलरी वो कैलकुलेट हो जाएगी। इससे सिंपल फॉर्मेट आपको नहीं मिलेगा, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें सारे वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछता है। जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है? ग्रेच्युटी का मतलब होता है उपहार, या हम हिंदी में अगर और थोड़ा सा प्योर हिंदी में बात करें तो अनुदान। अनुदान का मतलब क्या है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको अपनी तरफ से कुछ पैसे देगा, कुछ आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगा। एक वॉलेंट्री पेमेंट की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय के लिए, पर ये आपको तभी मिलेगी जब आप किसी एम्प्लॉयर के पास 5 से ज़्यादा सालों के लिए काम करेंगे। अगर आपने सपोज करिए कहीं पे जॉब की और आपने वो 5 साल से पहले छोड़ दी, तो वो एम्प्लॉयर जो है वो आपको ग्रेच्युटी नहीं देगा। तो ग्रेच्युटी के लिए आपको कम से कम 5 साल उसके यहाँ पर जॉब करनी पड़ेगी। और ग्रेच्युटी जो हमारी होती है, ये ग्रेच्युटी एक्ट, जो हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है 1972, उसके अंडर आता है, जो कि एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है। मतलब कि अगर आपने 5 साल से ज़्यादा किसी के पास जॉब की तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, ये कंफर्म है। तो जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं हमारे, वो सभी इसके अंदर आते हैं। उन सभी एम्प्लॉयर्स को अगर उनके एम्प्लॉय ने 5 साल से ज़्यादा जॉब की है तो उनको ग्रेच्युटी देनी होती है। और ये जो ग्रेच्युटी है ये आपको या तो मिलेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या फिर अगर आप अपने एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट करते हैं, कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं काम करने के लिए, सपोज करिए 6 साल आपको हो गए हैं और अब आप दूसरी जगह जॉब करना चाहते हैं, तो भी आप जो ग्रेच्युटी है उसको ले सकते हैं। या फिर अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी आपको ग्रेच्युटी दी जाती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम्स में आती हैं। जब भी आपकी ग्रेच्युटी की वर्किंग आएगी तो एग्जेम्पशंस के बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो चलिए जान लेते हैं इसकी एग्जेम्पशंस क्या क्या रहने वाली हैं। अगर कोई डिफेंस सर्विसेज के अंदर मेंबर है, जैसे हमारे आर्मी पर्सनल हैं या फिर हमारे ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं, जो पुलिस वाले हैं या CRPF CISF वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी डिफेंस सर्विसेज के अंदर आती है और इनको फुल्ली एग्जेम्प्ट किया गया है। इनकी जो ग्रेच्युटी इनको रिसीव होगी उस पर इनको कोई टैक्स नहीं देना। वहीं अगर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या फिर हमारा सिविल सर्विसेज के जो मेंबर है, जो IAS IPS IRS जो होते हैं, ये सभी लोग हमारे लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। तो इनको भी कोई भी अपने यहाँ पर ग्रेच्युटी के ऊपर रिडक्शन नहीं देनी है। इनकी भी ग्रेच्युटी आपकी बिल्कुल टैक्स फ्री होती है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। वहीं बात करते हैं उन एम्प्लॉयज़ की जो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले वो लोग होते हैं जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर आते हैं, जिनको उसके अंदर कवर किया जाता है, या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर नहीं आते। तो चलिए 1 बाय 1 हम इनको जान लेते हैं कि ये कौन कौन से लोग हैं, उनकी कैलकुलेशंस कैसे होगी अगर हम इनकी ग्रेच्युटी निकालनी हो। तो अगर कोई एम्प्लॉई कवर होता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी कंप्यूटेड सैलरी निकालनी पड़ेगी। कंप्यूटेड सैलरी के लिए आपको उसकी बेसिक सैलरी लेनी है और उसको जितने भी तरह के DA मिल रहे हैं, DNS अलाउंस जो मिल रहे हैं, वो आपको सारे यहाँ पर ले लेने हैं। उसके बाद आपको एक छोटी सी 3 लाइन की एक वर्किंग है, वो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, जिससे आपकी एग्जेम्पशन अमाउंट निकल जाएगी। तो पहला पॉइंट होता है आपका 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। उसने जो अपने सर्विस पूरी की है, जितने भी साल, सपोज करिए अगर किसी ने 25 साल सर्विस करी है, तो 25 साल की सर्विस का हर महीने की 15 दिन आपको उसकी सैलरी लेनी है, प्लस आपको जो ग्रेच्युटी रिसीव हुई है वो लेंगे, और लास्ट होती है मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख रुपीज़। इन तीनों में जो भी छोटा होगा, जो भी लोअर होगा, वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बाकी सारी की सारी वैल्यू आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो मैंने आपसे कहा कि 15 दिन की सैलरी लेनी है, और वो 15 दिन की सैलरी कैसे लेंगे आप, जो उसकी लास्ट मंथ की सैलरी होगी वो इंटू 15 और डिवाइड बाय 26। यहाँ 26 हम इसलिए करते हैं क्योंकि संडेज को काउंट नहीं किया जाएगा, संडे अलग कर दिए जाते हैं। तो 26 दिन यहाँ पे लेने हैं, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अगर किसी इंसान ने, जिसका रिटायरमेंट हो रहा है, पार्टली पीरियड ऑफ सर्विस उसका कह सकते हैं हम, अगर उसने 6 महीने से ज़्यादा जॉब की है और उसके बाद वो छोड़ा है, सपोज करिए अगर कोई इंसान 7वें महीने में अपनी जो
जॉब है उसको छोड़ता है तो उसको पूरा 1 साल काउंट किया जाएगा। उसको आप 7 महीने को इग्नोर नहीं करेंगे या फिर 7 महीने ही नहीं लेंगे, आप उसको पूरा साल काउंट करेंगे और उसके हिसाब से इसकी वर्किंग करेंगे। इसके अलावा आपकी ग्रेचुइटी जो रिसीव होती है ड्यूरिंग द सर्विस वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। तो सर्विस के दौरान आपको कभी ग्रेचुइटी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसके लिए आपको फिर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप लेते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, तो जो अभी मैंने आपको कैलकुलेशंस दिखाई थी वही कैलकुलेशंस आपको करनी है और उसकी जो एग्जेम्प्ट वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब बात आती है कि अगर क्वेश्चन में हमें कुछ भी ना कहा गया हो कि वो कवर्ड है या नहीं है, तो आप ऐसी स्थिति के अंदर आप ये मान के चलेंगे कि वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होता, तो उसकी वर्किंग हम अभी सीखेंगे आगे, तो उसके लिए भी बात करेंगे। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि अगर किसी का सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि शुगर मिल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनका क्या होता है कि 6 महीने काम चलता है और 6 महीने उनकी जो जॉब होती है वो बंद रहती है। तो ऐसे केस में आपके डेज हाफ हो जाएंगे, 15 की जगह आप लेंगे 7 डेज। ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर बहुत रेयर होता है कि क्वेश्चंस आए, बट फिर भी मैंने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको दिया है। लास्ट हमारा आता है एम्प्लॉइज नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक तो बेसिक सैलरी जो है आपकी वो लेनी है, बट इस बेसिक सैलरी के अंदर आपको लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी है। एक तो ये चीज़ है। डीए आपका अंडर द टर्म्स होना चाहिए, जबकि वहाँ पर ओल्ड डीए लेने थे, और प्लस यहाँ पर आपका कमीशन ऑन सेल भी आएगा। तो एक तो आपको कंप्यूटेड सैलरी अपनी यहाँ पे याद करनी पड़ेगी। इसके अलावा वही हमारे 3 पॉइंट है। 15 डेज सैलरी लेनी है आपको हर कंप्लीटेड ईयर की, जो ग्रेचुइटी रिसीव हुई है वो लेनी है, और 20 लाख रुपीज़ मैक्सिमम अमाउंट है। विच एवर इज लोअर इक्वल्स टू एग्जेम्प्ट, जो भी कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी एग्जेम्पशन के बाद जो अमाउंट बचेगी वो पूरी की पूरी आपकी टैक्सेबल होगी। पर यहाँ पर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमने 15 डेज सैलरी की बात की है, तो यहाँ पर 15 डेज सैलरी के लिए आपको लेना है 15/30। वहाँ पर हमने क्या लिया था 15/26, तो यहाँ पर आपको 30 लेना है, ये आप याद रखेंगे। प्लस हमने वहाँ बात की थी अगर 6 महीने से ज़्यादा किसी ने जॉब की है तो उसको हम 1 साल कंसिडर करते हैं, बट अगर यहाँ पर किसी ने 6 महीने या उससे ज़्यादा जॉब की है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके जो कंप्लीटेड ईयर्स है हमें सिर्फ वही लेने हैं, उसके अलावा कोई भी पार्ट नहीं लेना। अगर आपको ग्रेचुइटी ड्यूरिंग द सर्विस रिसीव हो गई है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होती है, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। अगर कोई एम्प्लॉई है उसने ग्रेचुइटी रिसीव करी है 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर से, तो उसकी जो एग्रीगेट अमाउंट होगी ना वो 20 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम जो आपको अमाउंट दी गई है, जो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी वो 20 लाख की मिलेगी, इससे ज़्यादा आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एम्प्लॉई है जिसने पहले ग्रेचुइटी रिसीव कर ली है अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से, और अब वो किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास में काम कर रहा है और वहाँ से ग्रेचुइटी वो लेना चाह रहा है, तो उस टाइम पर भी उसको 20 लाख की लिमिट ही दी जाएगी। सपोज करिए अगर उसने प्रीवियस एम्प्लॉयर से 15 लाख रुपीज़ एज अ ग्रेचुइटी रिसीव कर ली है, तो अब उसको मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ की ग्रेचुइटी मिलेगी, उससे ज़्यादा ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी। तो जो आपकी लिमिट है वो 20 लाख ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा ये लिमिट आपकी नहीं रहने वाली। उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्रेचुइटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है पेंशन होती क्या है। बेसिकली जब हम किसी एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं और सपोज करिए काफ़ी लंबे समय तक उसके पास काम करते हैं, तो हम एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, और उस ट्रस्ट के बेस पे क्या होता है कि वो हमें इन फ्यूचर जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, सपोज करिए 60 साल के बाद की अगर मैं बात करूँ, तो वो हमें एक मंथली पेमेंट देता है जिसको हम पेंशन कहते हैं। बेसिकली ये एक एन्युटी होती है जिसमें हमें ईयरली पेमेंट किया जाता है पोस्ट रिटायरमेंट, जब हमारी रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद। बट ये पेंशन जो है ना ये ऐसे ही नहीं दी जाती। एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर इसके लिए आपकी जो सैलरी है उसके अंदर से थोड़ा सा एक डिडक्शन कटता है, आपकी जो थोड़ी सी अमाउंट है उसको साइड में रखता है और उसको एक फ़ंड के अंदर जनरेट करता है, वहाँ पे जमा कर देता है, सबमिट कर देता है, जिससे आपकी ये पेंशन क्रिएट हो जाती है। अब आपको पता है कि 2005 में पेंशन काफ़ी चीज़ों में से ख़त्म कर दी गई थी, बट अभी भी जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उसके अंदर में पेंशन रखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो एन्युटी है ये रिसीव होती है प्रेजेंट एम्प्लॉयर से। अगर आपने ये रिसीव की है तो ये चार्ज होगी सैलरी के अंदर, बट अगर आपने पेंशन जो आपकी है एन्युटी है आपने रिसीव करी है किसी पास्ट एम्प्लॉयर से, तो ये जो चार्ज होगी ये होगी एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इसका मतलब ये दोनों ही केसेस में आपकी सैलरी के अंदर चार्ज होने वाली है। अब पेंशन हमारी 2 तरीके की होती है, पहली होती है अनकमिटेड पेंशन और एक होती है कमिटेड पेंशन। अनकमिटेड पेंशन क्या होती है,
जब हमें कोई पेंशन पीरियोडिकली रिसीव हो, मतलब हर पीरियड में मिल रही है, हर महीने मिलती है या हर तीसरे महीने मिलती है, तो वो पेंशन हमारे लिए अनकम्यूटेड पेंशन होती है और वो फुल्ली टैक्सेबल होती है इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बोथ। दोनों ही एम्प्लॉयज़ के केस में आपकी ये फुल्ली टैक्सेबल है, आप इससे बच नहीं सकते, आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर वही बात करें हम कम्यूटेड पेंशन की, तो ये इसका जस्ट रिवर्स होती है। कम्यूटेड पेंशन क्या होती है कि ये हमें एक लमसम अमाउंट मिलता है कि हमारी पेंशन है, सपोज करिए 20 लाख की पेंशन है, तो वो हमें इकट्ठी एक साथ मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैनी पर्सन्स कन्वर्ट देयर फ्यूचर राइट्स टू रिसीव पेंशन इनटू अ लमसम अमाउंट रिसीवेबल इमीडिएटली। इसका मतलब ये है लाइन का कि आपने क्या करा, आपने जो पेंशन है ना वो थोड़ी थोड़ी ना लेके आज इकट्ठी ले ली, तो वो जो आपने इकट्ठी पेंशन ली है उसके ऊपर आपको कुछ रिलीफ दिया जाएगा, आपसे पूरा टैक्स नहीं लिया जाएगा, बस उसका जो अनकम्यूटेड पार्ट होगा उसके ऊपर आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं हमारी एग्जम्पशन लिमिट क्या रहने वाली है। अगर मैं बात करूं एग्जम्पशन लिमिट की पेंशन के अंदर, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको पता है कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी टैक्स के दायरे में नहीं रखती। वो कोशिश करती है कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स ना लगे। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे वो उनकी जो पेंशन है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, उनको कोई टैक्स नहीं देना। बट वही बात करें अगर हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, इसका मतलब प्राइवेट कंपनीज वगैरह जो होती हैं ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। तो उसमें भी दो केस हैं। पहला, आपको लमसम पेंशन रिसीव हुई है, इसका मतलब क्या है, कम्यूटेड पेंशन आपकी रिसीव हुई है और वो रिसीव हुई है ग्रेचुटी के साथ। तो अगर आपको पेंशन रिसीव हुई है ग्रेचुटी के साथ, तो आपको 1/3 अपनी पेंशन का जो फुल पेंशन का है वो एग्जेम्प्ट मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये आपको क्या करना है, 1/3 इंटू कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड अपॉन कम्यूटेशन परसेंटेज, जो कि आपको मैक्सिमम पॉइंट जो आपके हैं इसमें ये आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो इसमें बस आपको ये वर्किंग परफॉर्म करके दिखानी है, आंसर आपका ईजिली निकल जाता है। और इनटू 100%। अगर आपने लमसम वैल्यू जो है पेंशन की वो रिसीव करी है विदाउट ग्रेचुटी, तो आपको हाफ अपनी पेंशन का देना होगा, जो कि आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको 10 रुपये मिल रहे हैं तो आपके 5 रुपये क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, और 5 रुपये आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। तो लीव एनकैशमेंट होता क्या है, बेसिकली जो हमारा लीव एनकैशमेंट होता है इसका मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय है और उसने अपनी छुट्टियां मतलब नहीं ली हैं, जैसे अगर सपोज करिए एक साल में आपको 30 दिन की छुट्टी अलाउ होती है और वो जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय ने सिर्फ और सिर्फ 20 दिन की छुट्टी ली है, तो 10 दिन जो उसने काम किया है उसके लिए उसको अलग से एक कैश दिया जाएगा जिसको हम बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। और ये जो आपको लीव एनकैशमेंट मिलेगी, अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपकी एग्जेम्प्ट तभी होगी जब आप एम्प्लॉयमेंट के बाद अपने लीव एनकैशमेंट को क्लेम करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एग्जेम्पशन का। सेक्शंस आपको याद करने हैं इनके, ठीक है। ग्रेचुटी के अंदर, पेंशन के अंदर अगर आप इनके सेक्शंस याद रखेंगे तो जब आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर आएंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन चीज़ों से। सबसे पहले बात करूंगा मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को जितना बेनिफिट्स हो सकता है उतना देने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है आपकी लीव एनकैशमेंट, उनको कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना। बट अगर हम वही बात करें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेट करनी होगी अपनी कंप्यूटेड सैलरी, जो कि आपका क्या रहने वाला है, बेसिक सैलरी पिछले 10 महीनों का एवरेज, प्लस आपका डीए जो कि अंडर द टर्म्स होना चाहिए, और प्लस आपका कमीशन ऑन सेल। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्यूटेड सैलरी के अंदर लेनी है और कंप्यूटेड सैलरी को कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद आपको 4 पॉइंट अपने दिमाग में बिठाने हैं। ये आपको एज इट इज़ याद करने हैं। इनको बिल्कुल भी आप ये मत करिएगा कि मैं इनको पढ़ लेता हूँ और ये बाद में मेरे को याद आ जाएंगे, नहीं आएंगे। यहाँ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सब में ये 3-3, 4-4 पॉइंट्स हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और बच्चे गलत कर जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट होता है सैलरी, जो कि आपकी पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी होगी, आपको वो लेना है। प्लस सेकेंड पॉइंट हमारा आता है ड्यू मंथ सैलरी। ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। मैक्सिमम पार्ट जो है इसका, इस पॉइंट का आपको क्वेश्चन में मिल जाता है। कभी डायरेक्टली होता है, कभी हिडन तरीके से दिया जाता है, बट ये आपको पार्ट वहां पर मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका होता है जो आपको एक्चुअल में लीव एनकैशमेंट रिसीव हुआ है, और लास्ट पॉइंट होता है आपकी मैक्सिमम लिमिट,
जो कि 3 लाख रुपीज़ है। इन चारों पॉइंट में जो भी लोअर होगी वैल्यू वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और बाकी सारा पार्ट जो है आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने दिमाग में बिठाने हैं। पहला, अगर आपने जो लीव सैलरी है वो रिसीव कर ली है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, जो कि पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया, तो वो आपकी फुल्ली टैक्सेबल होगी, उसमें आपको कोई रिलैक्सेशन मिलने वाली नहीं है। लीव एनकैशमेंट आपकी अगर रेजिग्नेशन के बाद आपने रिजाइन कर दिया है और आप उसके बाद अपनी लीव एनकैशमेंट को क्लेम करते हैं तो आप एलिजिबल हैं एग्जेम्पशन के लिए, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब पॉइंट आता है हमारा, जैसे ग्रेचुइटी के अंदर था कि अगर हमने लीव सैलरी जो लीव एनकैशमेंट है हमारा, अगर हमने 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर से सेम ईयर में ली है तो हमें कितनी मैक्सिमम अमाउंट की एग्जेम्पशन मिल सकती है। अगर सपोज करिए अगर हमारे 3 एम्प्लॉयर हैं और हमारी मैक्सिमम लिमिट 3 लाख है तो क्या हमें 9 लाख रुपए मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 3 लाख रुपये है। 3 लाख रुपीज़ से ज़्यादा आपको यहाँ पर एग्जेम्पशन क्लेम नहीं हो सकती। वहीं अगर बात करें लीव सैलरी की, अगर आपने अर्लियर ईयर में अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर से लीव एनकैशमेंट लिया है और आप और एम्प्लॉयर से एनकैशमेंट ले रहे हैं तो भी आपकी लिमिट 3 लाख रुपीज़ ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब इसको एक पॉइंट के जरिए मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। बेसिकली सपोज करिए आपको जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उससे आप 1 लाख रुपीज़ की ऑलरेडी लीव एनकैशमेंट ले चुके हैं। अब जिस प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास आप काम कर रहे थे, अब आपने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया है और अब आप उससे लीव एनकैशमेंट जो है वो क्लेम करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको जो लीव एनकैशमेंट मिलेगा वो मात्र 2 लाख रुपए का मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपीज़ का आप पहले ही क्लेम कर चुके हैं। आपका जो बैलेंस लीव एनकैशमेंट बची हुई है वो 2 लाख रुपये, तो आपको मैक्सिमम जो अमाउंट मिलेगी लीव एनकैशमेंट के अंदर वो 3 लाख रुपये ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये पॉइंट्स आपको याद भी हो गए होंगे। वीआरएस का मतलब होता है कि जब आप कहीं पर कोई काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं और आप अपनी इच्छा से उस जॉब को छोड़ना चाहते हैं। जैसे सपोज करिए 60 साल की एज होती है किसी भी जॉब को करने की, 60 साल के बाद उसका रिटायरमेंट हो जाता है, तो आप 60 साल से पहले ही सपोज करिए आप 45 ईयर्स में अपनी जॉब को छोड़ना चाहते हैं किसी दूसरे के लिए, तो उस केस में क्या होगा, आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा और आप जो है एक जो 15 साल आपके बचे हैं उसका एक लमसम अमाउंट आपको दे दिया जाएगा और आप वहां से वीआरएस रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक कंपेंसेशन होता है जो हमें वॉलंटरी रिटायरमेंट पे मिलता है और ये तभी मिलेगा जब आप अपने एक्चुअल रिटायरमेंट टाइम से पहले रिटायरमेंट ले लेंगे। अब बात आती है कि इसमें ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं जिसको वीआरएस के अंदर कवर किया जाता है। तो सबसे पहले आपके आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज और जितनी भी हमारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, इन सब के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सभी वीआरएस के अंदर कवर्ड होते हैं। वहीं आपकी कंपनी और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो भी आपकी वीआरएस के अंदर कवर्ड होती हैं। और लास्ट हमारा आता है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या आईआईटी हैं, आईआईएम्स हैं, फिर कोई नोटिफाइड इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो भी हमारे यहाँ पर वीआरएस के अंदर कवर होते हैं। अब बात आती है कि आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहला, आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए कंपेंसेशन रिसीव होना चाहिए और दूसरा, आपकी जो रिटायरमेंट है वो रूल 2BA के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो कि एक वीआरएस का रूल है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना रिटायरमेंट कराना होगा, तभी आपको वीआरएस का बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको वीआरएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जेम्पशंस, जो कि आती हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी कंप्लीटेड सैलरी कैलकुलेट करनी होगी और वो कैसे कैलकुलेट होगी, वही आपकी बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म्स और कमीशन ऑन सेल। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने, ये काफ़ी चीज़ों में आएंगे, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं और इसमें से जो भी छोटा होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारी 3 मंथ सैलरी, जो भी हमारा कंप्लीटेड ईयर है सर्विस का, उसकी हमें 3 महीने की सैलरी लेनी है। सेकंड पॉइंट है हमारा वो सैलरी जो महीने हमारे वीआरएस से पहले, मतलब हमने जब वीआरएस लिया है उससे बाद में जो हमारे बैलेंस मंथ बच गए हैं सर्विस के, वो हमें लेने होंगे। इसके बाद आपका आता है एक्चुअल कंपेंसेशन रिसीव और लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मैक्सिमम लिमिट, जो कि 5 लाख रुपीज़ की रहने वाली है। इसमें से जो भी छोटा होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी सारा आपका टैक्सेबल हो जाएगा।
अब बात आती है ये रूल 2BA जिसकी मैंने बात की थी, ये होता क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये रूल नहीं पता होगा तो आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे और क्वेश्चन में भी आपकी हो सकती है कि आप गलती करें। तो चलिए पहले रूल 2BA को समझ लेते हैं। जो आपकी रिटायरमेंट होती है वॉलंटरी स्कीम के अंदर, उसके लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहला रूल तो ये है कि एम्प्लॉय की जो है सर्विस कम से कम 10 साल की होनी चाहिए और उसकी एज कम से कम 40 साल होनी चाहिए। अगर वो इन दोनों क्राइटेरिया को पूरा करता है तो वो VRS स्कीम के अंदर आता है, वरना वो स्कीम के अंदर नहीं आता। और ये कंडीशन जो है आपकी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। इस स्कीम का फ़ायदा सभी एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं, बस जो डायरेक्टर्स हैं हमारे उसको इस स्कीम से बाहर रखा गया है। इसके अलावा इस स्कीम को हम यूज़ क्यों करते हैं? इस स्कीम को हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर सकें। ये जो आपकी वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम है, इसके द्वारा जो वैकेंसीज होंगी उनको फिलअप नहीं किया जाएगा, क्योंकि VRS तभी दिया जाता है जब हम अपनी स्ट्रेंथ को कम करते हैं। अगर आप VRS की जगह किसी दूसरे को अपॉइंट कर देंगे तो फिर VRS का कोई फ़ायदा नहीं है। तो VRS के लिए एक रूल ये भी बनाया गया है कि अगर आपकी वैकेंसी वॉलंटरी रिटायरमेंट के द्वारा हो रही है तो आप उसको फिलअप नहीं करेंगे। और जो रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो सेम मैनेजमेंट के अंदर दोबारा से काम नहीं करेंगे, ये भी इसके अंदर रखा गया है। तो अगर ये गाइडलाइंस फॉलो होती हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे तो एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक एग्जेम्पशन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C के अंदर। वहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपने एक बार VRS की स्कीम को अवेल कर लिया, आपने ले ली वो स्कीम, तो दोबारा उस SAC को लाइफ टाइम VRS स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन होता क्या है? बेसिकली जब कंपनी अपने वर्कर्स को छटनी करती है, या तो वो ट्रांसफ़र कर रही है किसी और ब्रांच के अंदर, या फिर उन लोगों को वो निकाल रही है या कंपनी बंद हो रही है, तो उस केस में क्या होता है कि रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन दिया जाता है। तो ये रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन है, ये आपको मिलता है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 या फिर अंडर एनी एक्ट जिसके अंदर भी आप आ रहे हैं, उसके अंदर आपको ये रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन दिया जाएगा। एक्ट्स, रूल्स, ऑर्डर, नोटिफिकेशन ये टाइम टू टाइम निकाले जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अगर मैं बात करूँ रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन की, तो इसके अंदर इंक्लूड होता है वो कंपेंसेशन जो आपको ट्रांसफर के टाइम पे दिया जाएगा, जब आपका एम्प्लॉयमेंट का ट्रांसफर होता है तब दिया जाता है, या फिर जो अंडरटेकिंग है, इसका मतलब वो जो बिजनेस है, वो ब्रांच है, अगर वो ब्रांच आपकी बंद हो रही है तो उस टाइम पे भी आपको रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन दिया जाता है। ये बात कही गई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, एग्जेम्पशन का पार्ट। तो चलिए जान लेते हैं अपनी एग्जेम्पशन क्या होती है। एग्जेम्पशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंप्यूटेड सैलरी निकालनी होगी। कंप्यूटेड सैलरी के अंदर आप लेंगे बेसिक सैलरी, DA, ऑल टाइप्स और प्लस कमीशन ऑन सेल। इन 3 चीज़ों को लेने के बाद आपकी कंप्यूटेड सैलरी बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। अब इसमें आपके 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है आपका 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सेकंड पॉइंट है आपका एक्चुअल कंपेंसेशन रिसीव, और थर्ड पॉइंट है आपकी मैक्सिमम लिमिट जो कि 5 लाख रुपीज़ है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इन तीनों में जो भी छोटा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो विच एवर इज लोअर इक्वल्स टू एग्जेम्प्टेड। और जो बाकी का पार्ट बचेगा, जितनी भी आपको वैल्यू रिसीव हुई है उसमें से आप अपनी एग्जेम्प्टेड वैल्यू को घटा देंगे। हटाने के बाद आपका जो बैलेंस बचेगा वही आपका सारा का सारा टैक्सेबल होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है जो आपने वर्किंग अभी देखी है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट है आपका कैलकुलेशन ऑफ 15 डेज सैलरी। अगर हम 15 डेज सैलरी की बात करते हैं तो आपको लास्ट मंथ की सैलरी लेनी है और इंटू 15/30 करना है। इससे आपकी लास्ट 15 डेज की सैलरी जो आपकी है वो निकल जाएगी। हमें 15 डेज सैलरी लेनी होती है अपनी कंपटीशन के अंदर। और सेकंड पार्ट आता है आपका सर्विस पीरियड। सर्विस पीरियड क्या है? अगर आपने 6 से ज़्यादा महीने काम किया है तो आपका पूरा 1 साल माना जाएगा, उसको आपको कम ईयर नहीं काउंट करेंगे। जैसे महीने में काउंट कर लेते हैं वो नहीं होगा। जैसे सपोज करिए अगर आपने 8 महीने भी काम किया है तो आपका 1 ईयर पूरा काउंट होगा। अगर आपने 5 मंथ्स किए हैं सर्विस तो फिर आपका कोई ईयर कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ पर जो भी आपका कंप्लीटेड पीरियड है इससे पहले सिर्फ वही लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। लास्ट 115 BAC उस स्कीम का सैलरी के चैप्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो चलिए जान लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट रहने वाला है
115 BAC जो कि हमारी न्यू स्कीम है, उसका क्या इफेक्ट सैलरी के ऊपर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी, जहां पर हमारा जो नई स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको उस टाइम पे ऑप्शनल टैक्स सिस्टम के रूप में इंट्रोड्यूस करा गया था और सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF के ऊपर इसको इम्पोज किया गया था। तो जो आपका असेसमेंट ईयर 21-22 है, वहाँ से ये आपका इफेक्ट में आ गई थी और जो आपका स्लैब रेट था उस स्लैब रेट को भी चेंज कर दिया गया था। तो नई स्कीम के लिए अलग स्लैब रेट्स हैं और पुरानी स्कीम के लिए अलग स्लैब रेट हैं। अब बात करते हैं कि सैलरी के चैप्टर पे इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो जब असेसमेंट ईयर 2021-22 से ये स्टार्ट हुआ तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे एग्जिस्टेंस में आए। पहला जो पुराना हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम था, एक तो वो एप्लीकेबल रहा, उसके अंदर हमें डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलाउ हो रही थी और जो हमारा स्लैब रेट था वो 2020 जो फाइनेंस एक्ट था उसके हिसाब से था। बट जब ये हमारी नई स्कीम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई तो हमारी कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को यहाँ पर डिसअलाउ कर दिया गया। तो यही इम्पैक्ट है सैलरी के चैप्टर में कि कौन सी डिडक्शंस, कौन सी एग्जेम्पशंस हमें अलाउ होंगी और कौन सी एग्जेम्पशंस अलाउ नहीं होंगी। तो चलिए जान लेते हैं वो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर अलाउड नहीं है सैलरी के चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने देखो आपको एक छोटा सा चार्ट दिखा रहा हूं, यहाँ पर ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या अलाउ है और न्यू सिस्टम के अंदर क्या अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलाउंसेस की। अलाउंसेस में भी हमारा सबसे पहले आता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A रूल A जो कि हमारा HRA का होता है। तो HRA जो है हमारा वो पुरानी स्कीम के अंदर तो अलाउ है बट नई स्कीम के अंदर उसको अलाउ नहीं किया गया है, तो उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। सेकंड हमारी आती है एग्जेम्पशंस 10-14I के अंदर, जहाँ पर हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस पहले भी अलाउ होता था, अब भी अलाउ है। कन्वेंस अलाउंस पहले भी अलाउ होता था, अब भी अलाउ होता है। डेली अलाउंस पुरानी स्कीम में भी अलाउ है और नई स्कीम के अंदर भी इसको दिया गया है, एग्जेम्पशन इसकी हम क्लेम कर सकते हैं। हेल्पर अलाउंस के लिए सिर्फ एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर जो हमारी पुरानी स्कीम है उसी में ही हमें डिडक्शन मिलेगी, नई स्कीम के अंदर आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। वहीं अगर हम बात करें यूनिफॉर्म अलाउंस की, तो यूनिफॉर्म अलाउंस भी पुरानी स्कीम में मिलता है बट अब नई स्कीम जो आई है उसके अंदर ये अलाउ नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें एकेडमिक, रिसर्च और ट्रेनिंग वगैरह की जो हमारी डिडक्शंस होती थी एजुकेशनल एंड रिसर्च की, वो पहले अलाउ होती थी, अब नई स्कीम के अंदर उनकी डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगी। इसके अलावा बात आती है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10-14 सेकंड के अंदर, जहाँ पर हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हुआ करता था। पुरानी स्कीम में ये मिलता था बट अब नई स्कीम के अंदर इसको अलाउ नहीं किया गया, इसको हटा दिया गया है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस वहाँ पे मिलता था पुरानी स्कीम के अंदर 300 रुपीज़, बट अब नई स्कीम के अंदर आपको अलाउ नहीं होगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस पहली स्कीम में मिलता था बट अब नई स्कीम के अंदर आपको अलाउ नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, तो जो आपके हैंडीकैप, डीफ, डम, ब्लाइंड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए पुरानी स्कीम में भी अलाउ है और नई स्कीम के अंदर भी अलाउ है। बट अगर वहीं बात करें उन एम्प्लॉयज़ की जो आपके ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिनको मिलता था और ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो काम करते थे, यही दो ट्रांसपोर्ट के हमारे अलाउंस होते थे, पुरानी स्कीम में अलाउ होगा बट नई स्कीम के अंदर ये अलाउ नहीं होगा। अब बात आती है हमारी पर्क्यूसाइड्स की। पर्क्यूसाइड्स में क्या होता था कि जो आपका फ्री फूड है या बेवरेजेस के लिए जो आपको मील्स वगैरह, जो स्नैक्स वगैरह मिलती थी, वो पुरानी स्कीम के अंदर तो अलाउ हैं बट नई स्कीम के अंदर ये अलाउ नहीं होंगी, आपको इनकी डिडक्शंस आपको नहीं मिलने वाली। वहीं बात करें अगर हमारी जो अदर एग्जेम्पशंस हैं पर्क्यूसाइड्स की, जैसे कि यूज़ ऑफ लैपटॉप है, कंप्यूटर है या मशीनरी वगैरह, कार वगैरह हम यूज़ कर रहे थे, तो वो डिडक्शंस आपको अभी भी दोनों स्कीम के अंदर अलाउ करी गई हैं। अब बात आती है हमारी डिडक्शंस की, जो कि सेक्शन 16 हुआ करती थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी होती थी 16IA के अंदर, जो कि पहले अलाउ होती थी 50,000, बट नई स्कीम के अंदर आपको कोई डिडक्शन यहाँ पर अलाउ नहीं की जा रही है, तो ये अलाउ नहीं होगी। इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस जो 16 में अंदर आप लेते थे, ये पहली स्कीम में अलाउ होती है, एग्जिस्टिंग स्कीम जिसको हम बोलते हैं, और जो नया सिस्टम आया है उसके अंदर ये अलाउ नहीं है। थर्ड है हमारी प्रोफेशनल टैक्स 16 थर्ड, जो कि पुरानी स्कीम में अलाउ है बट नई स्कीम में अलाउ नहीं है। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 थी वो पुरानी स्कीम के अंदर ही आप क्लेम कर सकते हैं, नई स्कीम के अंदर आपको कोई डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। तो सेक्शन 16 जो है वो आपका पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है नई स्कीम के अंदर। लास्ट आती है हमारी रिटायरमेंट बेनिफिट एग्जेम्पशंस। जो हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं उनके लिए कौन कौन से एग्जेम्पशंस अलाउ हैं। ग्रेचुइटी पहले भी डिडक्शन मिलती थी, अब भी आपको डिडक्शन मिलने वाली है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो थी वो पहले भी आपको अलाउ होती थी, अब भी अलाउ होगी। लीव सैलरी पहले भी अलाउ होती थी, अब भी अलाउ होगी, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं लीव ट्रैवल कंसेशन की, जो कि अंडर सेक्शन 10(5) के अंदर आता था,
तो एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर तो ये अलाउ है, बट नई स्कीम के अंदर इसको अलाउ नहीं किया गया है, वहाँ पे आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। वीआरएस की अगर बात करें तो पुरानी स्कीम में डिडक्शन मिल जाएगी, नई में भी मिल जाएगी, दोनों स्कीम के अंदर ये अलाउ होने वाली है। और रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन भी आपको दोनों स्कीम में मिलने वाला है। तो ये तो बात हुई हमारी उन चीज़ों की, कौन सी हमें डिडक्शंस क्लेम होंगी और कौन सी डिडक्शंस क्लेम नहीं होंगी। बट अब बात आती है एक छोटे से क्लैरिफिकेशन की, जो कि आपकी नोटिफिकेशन आई थी, 38 नंबर की नोटिफिकेशन थी 2020 के अंदर। इस नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया था, क्लैरिफिकेशन के अंदर आपको ये कहा गया था कि जो 115 बीएसी है ये आपकी असेसमेंट ईयर 2021-22 से अलाउड हो जाएगी। और किन किन के ऊपर अलाउ होगी? इंडिविजुअल और जो HUF हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और वो बेनिफिट कैसे ले सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में इन्होंने इनकम की है उस प्रीवियस ईयर की इनकम पे नई स्कीम के अंदर टैक्सेशन करा सकते हैं। और ये भी ऑप्शन था कि आप ज़रूरी नहीं कि आप नई स्कीम में आइए, सबको ज़रूरी नहीं किया गया था, ऑप्शन दिया गया था कि आप पुरानी स्कीम चाहते हैं तो पुरानी में रहिए, नई स्कीम चाहते हैं तो नई स्कीम में रहिए। तो अगर आप पुरानी स्कीम रखेंगे तो आपको डिडक्शंस एग्जेम्पशंस क्लेम हो जाएंगी, बट अगर आप नई स्कीम में आ जाते हैं तो आपकी बहुत सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को क्लेम नहीं कर सकते आप। वहाँ पर कुछ एग्जेम्पशन और डिडक्शंस आपकी डिसअलाउड कर दी गई है। बस आपको इतना सही याद रखना है, ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि कब ये चेंजेस आए थे। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।